दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है नीरज शर्मा और आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम स्टार्स विद नीरज शर्मा का काफी लंबे अरसे से चल रहा है और अनेक स्टार्स विभूतियां और इसमें आते हैं बात करने के लिए और आप तक पहुंचती है वो सारी बातें जो वो आपके लिए करते हैं। दोस्तों, काफी समय से ये प्रोग्राम नहीं था और मेरा एक ड्रीम था कि मैं एक ऐसी हस्ती को आपके सामने लेकर आऊं जिससे भरपूर बातें हों, आपके मतलब की बातें हों, आपको भी मजा आए। और मैंने बहुत इंतजार किया और इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं सविता शर्मा नागर का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिलवाया और आज मैं आपके सामने उस हस्ती को लेकर आ रहा हूं। इससे पहले सुचित्रा गुप्ता जी आ चुकी हैं। सुचित्रा जी कह रही हैं नमस्कार अचला जी को और आपको। हाँ बिल्कुल। और शमी कारा जी टोरंटो से जुड़ गई हैं। नमस्कार नीरज जी, नमस्कार शमी जी। वाह 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 वाह, you're a very sweet friend. As per your promise you are here. You're welcome. दोस्तों, इससे पहले कि मैं प्रोग्राम शुरू करूं, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। आप उसे देखें और उसके बाद इस प्रोग्राम को शुरू करेंगे। देखिए। मैं औरत हूँ। औरत, हव्वा की बेटी, आसमान से भेजी गई नूर की वो पाक और मुकद्दस बूंद जो सदियों से इस सरजमीन को सींचती चली आई है। मैं औरत हूँ। मैंने ही प्यार के रंग बिरंगे फूल खिलाकर इस दुनिया को जन्नत बनाया। मैंने ही अपनी कोख से मर्द को जन्म दिया। मां बनकर उसे पांव पर चलना सिखाया तो बहन बनकर उसके बालापन को चुलबुली कहानियां दी। महबूबा बनकर उसकी जिंदगी को रेशमी नगमों में ढाला तो शरीके हयात बनकर अपनी जवानी के अनमोल मोती लुटाकर उसके रात और दिन सजाए। मैंने ही वक्त पड़ने पर कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर कटीली राहों में दोस्त बनकर उसका साथ दिया। और ये सब करते हुए अपना वजूद खोकर मैं औरत, नूर की वो बूंद मर्द में पूरी की पूरी समा गई। मेरी इस बेमिसाल कुर्बानी की कहानी को हर मजहब ने सुनहरे अल्फाज में लिखा। मुझे अजमत की उन बुलंदियों पर बिठा दिया जहां पहुंचकर इंसान खुदा हो जाता है। लेकिन यह हकीकत नहीं, भरम था। रेगिस्तान में पानी के जजीरे जैसा भरम, जिसके टूटते ही आज सदियां बीत जाने तक हर लम्हा मुझे यही डर सताए रहता है कि ना जाने कब अपनी ऊंचाई से मैं गिरा दी जाऊं, कब किसी कोठे पे ढकेल दी जाऊं, कब जुए में दांव पर लगा दी जाऊं, कब अपनी पाकीज़गी का सबूत देने के लिए मुझे शोलों में झुलसना पड़े, कब मैं जन्मते ही मार डाली जाऊं, कब हवस के मीना बाजार में नीलाम कर दी जाऊं, कब निकाह करके अपनाई जाऊं तो तलाक देकर ठुकराई जाऊं, और कब मेरी इज्जत, मेरी इस्मत का रखवाला मर्द अपने ही हाथों मुझे बेआबरू कर डाले, क्योंकि मैं एक औरत हूं। इसे सुनने के बाद तो मेरी आवाज भी बंद हो गई। कहिए, क्या सोचते हैं? दोस्तों, आज से 38 साल पहले ये फिल्म बनी थी, निकाह, ट्रिपल तलाक पर। 38 साल पहले सोचा गया था इस सब्जेक्ट पर और कानून बना 38 साल के बाद। ये किसने लिखा?
किसने बनाया। मैं आज आपको उस हस्ती से मिलाने वाला हूं जिन्होंने इसको लिखा, और जो कहती हैं कि मैं मुझे साहित्यकार मत कहो, मैं लेखिका हूं। और वो, उनका संबंध, उनके पूरे परिवार का संबंध उन साहित्यकारों से, उन लेखकों से है जिनके बारे में आप सब जानते हैं। मैं सबके नाम बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले मैं आपको मिलवाता हूं जिनको देखते ही दिल से और मुंह से एक ही शब्द निकलता है, मां। ये हैं हमारे लिए मां, डॉक्टर अचला नागर। आपका स्वागत है। और मैं बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, मैं सबके नाम बताऊंगा। शमी कारा टोरंटो से, मोहित सांवल, अर्जुन सिंह, सुचित्रा जी, आरजे कोमल भारती, रश्मि मुदगल झिंगरान और सविता नागर शर्मा, जिनकी बदौलत मैं माँ को अपने इस प्रोग्राम में ला सका। थैंक यू वेरी मच सविता, आपने मेरे पे बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं, दोस्तों, इससे पहले मैं बस ज्यादा नहीं बोलूंगा, इससे पहले कि डॉक्टर अचला नागर आपको कुछ, सब कुछ बताएं अपने अपने अल्फाजों में, अपनी आवाज में। मैं बताना चाहता हूं कि कौन सा ऐसा साहित्यकार है, कौन सा ऐसा बड़ा फिल्मकार है, कौन सा ऐसा बड़ा नगमा निगार है, कौन सा ऐसा बड़ा कवि है जिसका ताल्लुक अचला जी से नहीं, और अचला जी से उसका ताल्लुक नहीं। नाम गिनते जाइए, सुनते जाइए। आप श्री अमृत लाल नागर की, जिन्होंने बूंद और समुद्र जैसे न जाने कितने उपन्यास लिखे, आप उनकी सुपुत्री हैं। प्रदीप जी, जरा आंख में भर लो पानी। पंडित नरेंद्र शर्मा, ज्योति कलश छलके। किशोर साहू, हरे कांच की चूड़ियां, जिन्होंने फिल्म बनाई। भगवती चरण वर्मा, जिन्होंने चित्रलेखा जैसे उपन्यास लिखे। अनिल विश्वास, जिनका म्यूजिक, जिनका संगीत आज भी हमारे कानों और दिल में गूंजता रहता है। डॉक्टर सुमित्रा नंदन पंत, आपके मामा जी थे, महान साहित्यकार और कवि। और धर्मवीर भारती, जिन्होंने गुनाहों का देवता लिखा, और पूरी दुनिया जानती है कि डॉक्टर धर्मवीर भारती धर्मयुग जैसी अ, जैसी उसके मैगजीन के संपादक थे। मैं, मां, आपका स्वागत करता हूं। और अब आपके अल्फाजों में ही लोग जानेंगे। मैं भूल गया नाम, पंडित रविशंकर, द फेमस सितारिस्ट, और उनके भाई पंडित उदय शंकर, जिन्होंने फ्यूजन किया इंग्लिश और इंडियन म्यूजिक के बीच में। महान नर्तक थे। जी। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिससे आपका संबंध नहीं और संपर्क नहीं। मैं जानना चाहता हूं कि आप बताएं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि मेरा शायद सौभाग्य ही था कि मैं ऐसे परिवार में जन्मी कि जो कला की ओर जिनका की रुझान था। और एक बात बहुत जरूरी है कहने के लिए कि मेरे पिता पद्मभूषण अमृतलाल नागर जी, वो 12 वर्ष की आयु में, क्योंकि छोटे से पत्र पत्रिकाएं पढ़ते थे, 12 वर्ष की आयु में तय कर चुके थे कि मैं साहित्यकार बनूंगा। विवाह 15 वर्ष की आयु में हो गया और वो दौड़ भाग कर शरद बाबू से मिल, इससे मिल, उससे मिल, साहित्यकारी बनना है। और उन्होंने 70 वर्ष की आयु में एक कहानी संग्रह भी लिखा, वाटिका, जिसको प्रेमचंद जी के पास भेजा। तो उन्होंने कहा कि मैं इस वाटिका के कुछ फूल सूंघ चुका हूं, लेकिन मुझे तुमसे रियलिस्टिक कहानी चाहिए। इसके बाद 19 साल के हुए, कॉलेज में पढ़ रहे थे, तो बहुत एक अजीब बात हुई कि मेरे दादाजी अचानक निधन हो गया और बाबूजी के 19 साल के लड़के कंधे पर उनके खुद का परिवार, मतलब मेरे छोटे छोटे भाई और दो मेरे चाचा जी, जो वो दोनों भी कला के और क्षेत्र में बताऊंगी बाद में, और मेरी दादी। अब ये करें मैं क्या करूं, इन तो सोचा ही था कि मैं कभी नौकरी वोकरी करूंगा नहीं। तो फिर मैं भी हो गई। मुझे फिर आगरा में नानी जी का घर था, हम सबको आगरा भेज दिया। बाबूजी फिर बम्बई ये सोच के चले गए कि प्रदीप जी हैं, जानते हैं,
भगवती चरण चाचा जी हैं, वो जानते हैं, शायद कुछ हो जाए काम। तो मजबूरी में गए, मैं बार बार कहूंगी, खुश नहीं थे वो। तो वहां प्रदीप जी से मतलब कुछ ऐसा संयोग हुआ कि उनके यहाँ प्रोड्यूसर आए थे, तो उन्होंने कहा, हिंदी का सुन के जरा प्रभावित हुए, बोले कल शूटिंग पर लेकर आइएगा इनको। और किशोर साहू अंकल की शूटिंग थी वहाँ। तो वो सुनते रहे सब, शूटिंग देखते रहे। बाद में किशोर जी को भी परिचय दिया गया, छोटे ही से, खुद भी 24 साल के होंगे मुश्किल से। तो उनको बताया गया ये हैं हिंदी के बहुत विद्वान हैं। तो बोला कि डागा साहब अगली फिल्म इन्हीं से लिखवाइए ना। तो मतलब कहने का ये है कि फिल्म के लिए बाबूजी को कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा। और लेकिन मन उनका बिल्कुल उखड़ा हुआ, और उन्होंने ये कह दिया कि मैं अपनी कहानी नहीं दूंगा, कहानी जो भी छपेगी मेरी साहित्य को जाएगी, डायलॉग संवाद और पटकथा संवाद। तो ये करते करते शुरुआत हो गई, शूलापुर भी गए, कुल 14 फिल्में हो ही गई 7 वर्ष में। और उसमें से किशोर साहू जी की काफी फिल्में रही, 5-6। अंतिम 2 फिल्मों का लेकिन बाबूजी की छटपटाहट बढ़ रही, इस बीच उन्होंने एक लघु उपन्यास नवाबी मसनद लिख डाला। एक सेठ बांकेमल आगरा की बोली में को ध्यान में रखते लिख डाला। और बंगाल का अकाल पड़ा करीब शायद 44 में। तो वो गए वहां, और बड़े उनको दिल को छूने वाले, देखा कि लोग भूखे हैं और नाली में मुंह लगा के माड़ पी रहे हैं। तो आके उन्होंने उपन्यास लिखा फिल्मों के साथ ही, महाकाल। बाद में उसका कई सालों बाद दोबारा छपा, भूख हो गया उसका नाम, इंग्लिश में भी आई वो हंगर के नाम से। तो वो जो था बाबूजी का उपन्यास तो पहला था। तो उस समय मैंने जैसा कहा कि अब मैं बताऊं आपको, आपने जो प्रश्न किया था, एक बच्ची है 2 से लेकर 6.5 तक की, 4 साल में, वो शूटिंग भी देख रही है। वो सामने जो किशोर साहू जी, नलनी जयवंत रहते हैं, उनको अभिनय की पोशाक भी देख के पता लगता है अभिनय अभिनय क्या होता है, उसको समझाया जाता है। वो 4 साल की लिखना भी सीखा, क्यों कि बाबूजी की कभी शूटिंग रात को होती थी, कभी तो मैं शिकायती पत्र लिखती थी उनको। ये सब हो गया। फिर एक बार क्या हुआ कि बाबूजी, आदत थी उस समय लोगों की, अपना लिखा सबको सुनाते थे, राय लेते थे, और उसको जैसे जैसे अच्छा लगता था तो बदलते थे। तो उसी में ये महाकाल का अंश जब बाबूजी सुना रहे थे, मेरी माँ कभी मुझे पान पान लेके भेजती थी, कभी पानी लेके बाहर कंपाउंड में, बम्बई के घर के बाहर। तो बाबूजी ने एक लाइन पढ़ी कि पांचू भूखा है, उसने अपनी अंजुरी नाली में लगा दी है जहां से माड़ आ रहा है। तो मुझे बड़ा समझ में नहीं आया कि पांचू खाली नाली का गंदा माड़ क्यों पी रहा है, भूख क्या होती है। हमने को भूख का पता ही नहीं था। फिर पता लगा भूख का वो होता है जिसको खाना नहीं मिलता। अब मैंने उस दिन बिना कुछ बताए गुमसुम छत पर चली जाती थी कई बार, टेरेस पर। बाबूजी की जैसी कुर्सी बनवाई थी मैंने, जैसी बेत की उनकी थी वैसी छोटी सी बनवाई, और बस ये लेके बैठी रहती थी, मैं भी लिखता हूँ। तो वहां बैठ के फिर मैंने बड़ा चिंता में आ गई कि भूख क्या होती है। मेरी माँ परेशान आई ऊपर, एक कान पकड़ा ले गई और बात से शिकायत की बाबूजी से कि देखो खाना नहीं खा रही है। तब पहली बात मुझे लगा कि अगर कुछ सुना जाए या दिल को छुए तो लिखा जा सकता है। वो भी हो गया, अभिनय भी हो गया, सिनेमा भी हो गया, फिर साहित्य तो धीरे धीरे, मतलब हमको घर में हमारे पत्रिकाएं, बाल पत्रिकाएं आती थी, तो बड़े मजे में 8 साल की उम्र में मेरी 2 कहानियां, एक बाल सखा, पता लिखा, पत्रिका में से डाला डाला है, पोस्ट लगा ही नहीं अपने कुछ किया, बड़ा आसान है। बाल सखा, लल्ला दोनों पत्रिकाओं में मैं छप गई। मेरे भाई भी लिखते हैं, बड़ा माहौल हमारा बड़ा कुल मिला के। नाटक भी करती थी मैं, नाटक करने के बड़े मजेदार संस्करण से कहाँ करती थी नाटक। तो नाटक होता क्या था, आगरा में रहती थी, गोकुलपुर आगरा में,
तो वहां पर अब मैंने क्या कर नाटक करने, तो मैं लिखूं कहानी, नाटक लिख देती थी, और उसमें हमेशा रामू नौकर का रोल करती थी। रामू नौकर, लड़कों का रोल करना मुझे बहुत पसंद था। और ठीक है रामू, और जाके मोहल्ले की महिलाओं को बुलावा दिए आते थे कि हमारे आंगन में बैठ के देखना। वो होता था, खैर चलते रहा, अभी जाते थे लोग देखने। एक दिन बड़ी लड़ाई हो गई मेरी सहेलियों के साथ। बोले तुम ये जो, वो कहते थे रामू इनके लिए मिठाई लाओ, मैं लीची शाप मिठाई ले जाती थी। बाद में जब खत्म हो जाए शो तो मैं खा लेती थी मिठाई। अब वो लड़ने लगे सब लोग, ये क्या बात है मिठाई। मैंने कहा देखो मैं नाटक लिखती हूँ, सबको बुलाने जाती हूँ, मिठाई लाती हूँ, तो मिठाई खाऊंगी तो मैं ही। लड़ाई हो गई, वो बंद हो गया नाटक करना। फिर जब हम 10 साल के, मैं इसका सारा क्रेडिट आज मैं जो हूँ, अगर मेरे साथ मेरे भाई डॉक्टर शरद ना करना होते, 2 साल बड़े थे, तो मैं ये ना होती। क्योंकि उस समय मेरी नानी बेचारी अकेली थी, बाबा जी सब लखनऊ में, तो ये रहता था लड़की वो कैसे ले जाए, कहाँ छोड़े न छोड़े। एक, लेकिन शरद भाई खुद 2 ही साल बड़े, ऐसे हर चीज में हम नागरिक प्रचारणी सभा, जो इलाहाबाद की शाखा पंडित मदन मोहन मालवीय ने आगरा में कहा यहाँ बनाओ, तो वो घर के पास ही थी। सदस्यता ग्रहण की 10, मैं 10 की, छोटे भी है 12 की थी। तो पढ़ने से उपन्यास शुरू। अब नाटक भी आ गया, साहित्य भी आ गया, अभिनय बम्बई में घुस गया था दिमाग में। अभिनय और फिल्म सिनेमा वो लाइट भी थी दिमाग में। और पढ़ते पढ़ते फिर एक दिन आगरा इप्टा, जो कि इप्टा है उस समय क्या आज भी बहुत बड़ी संस्था है, नाट्य संस्था। बॉम्बे में भी इप्टा जी, जिससे कि बाबूजी, कैफी आजमी और के ख्वाजा अहमद अब्बासी, बलराज सान सब जुड़े रहे। माफी चाहूंगी। तो उसी की एक शाखा आगरा में थी, लेकिन पहले वो खुली। तो वहां मुझे मालूम हुआ, श्रद्धा ही बोली आज कल आएंगे यहाँ नाटक भी, और गोदान हो रहा है यहाँ पर। गोदान में पढ़ चुकी थी। मैं कही ये कैसे हो सकता है, ना मोटा उपन्यास, इतने से तखत लगे हैं। लेकिन मैंने देखा और देखती ही रह गई। 2 घंटे 2.5 घंटे का नाटक। उस दिन 11-12 की आई हो गई थी, 12-13 की। मेरा एक स्कूल, जो बाद में मैंने नाटक खुद के किए स्वास्थ्य किरण मंडल में, वो मेरा स्कूल था सशक्त कथानक और सशक्त अभिनय। कुछ लाइट वाइट कुछ नहीं चाहिए, कुछ कॉस्ट्यूम जो मामूली, मतलब जंगल का सीन दिखाना है तो ग्रीन कलर में रंग लेती थी मैं, और डालडा के डिब्बों में हम लाइट बना लेते जब मैंने अपना संस्था खोली। तो वो नाटक यूं आ गया जीवन में। फिर आगरा कॉलेज, जो आज भी बड़ा प्रसिद्ध कॉलेज है और बड़ा दादागिरी के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है, उस समय में श्रद्धा ही मेरे साथ। मैंने साइंस इसलिए ली थी कि मैं बचपन से ये था मैं डॉक्टर बनूंगी। तो लेकिन मैं जब 8th क्लास मैंने पास किया, मेरी माँ ने मेरी एंगेजमेंट कर दी। समझ में ही नहीं आता था सगाई क्या होती, पर कर होगी। अब पढ़ती रही मैं धीरे धीरे, 9th 10th, इंटर में भी साइंस लिया कि पीएमटी करूंगी, डॉक्टर बनूंगी। रिश्ता चल रहा था कि थोड़ा बड़ी हो जाए तब करेंगे। लेकिन अब जब वहां से ये खबर आई कि प्रैक्टिस नहीं करने देंगे, तो मैंने कहा प्रैक्टिस नहीं करने देंगे तो मैं पढ़ के दिमाग खराब, 5 साल पढ़ूंगा। फिर नहीं किया, बाद में बीएससी कर लिया मैंने। इस तरह वो एक जो थी, सब कुछ करने के बावजूद, नाटक लिखे, अमर उजाला उस समय आज भी है। ऐसे ऐसे बाद में मुझे ये भी नहीं पता तुमने क्या लिखा है। बाद में कुछ लोगों का हौसला, तुमने व्यंग लिखा, अरबी के पत्ते विमान का पता नहीं क्या लिखा मैंने, पर लिखती थी छपती थी। फिर मेरा विवाह कुछ 17.5 की आयु में हो गया, और सब चीजें बंद हो गई। हाँ, एक चीज नई शुरू हुई, मतलब लिखना विखना, नाटक वाटक सवाल नहीं था, क्योंकि बहुत जाना माना परिवार था। एक नई चीज शुरू होगी। बीएससी चूंकि किया था, तो हमारे यहाँ दवाएं बनती हैं अभी भी। तो मेरे जो जेठ जी थे, वो दौड़ के गए आगरा,
और मेरे पति दवाइयां बनाते थे, मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट थे। मुझे उन्होंने एनालिटिकल केमिस्ट बनाया, रजिस्टर करवाया। तो मैं दवाओं की एनालिसिस करने लगी। बहुत साल की मैंने वो भी। फिर हम कुछ समय के लिए घर में कुछ समस्याएं थी, तो मेरे पति बैद्यनाथ चले गए, इलाहाबाद। फिर जब मैं कुछ कारणों से हम लौटे वापस, तब तक पता लगा कि यहाँ आकाशवाणी बतरा खुल चुका है। तब तक खुला नहीं था। मेरे सामने अब ये खुला तो मेरे तो अंदर खलबली मच गई। और बचपन में मैंने, मेरी पहली इनकम बच्चों के प्रोग्राम में लखनऊ में हुई थी 5। और एक और मैंने बदमाशी की, जब मैं विविध भारती आ गया था, आगरा में नहीं आता था, मैंने कहा विविध भारती सब सुनते हैं, तो वो लिखती थी मैं। एक कार्यक्रम कुछ लिखा, अपना घर के लिए पोस्ट कर दिया, लेकिन कॉलेज से कि घर पे सब डांटेंगे, क्या करती रहती है। 15 रुपए का चेक आया इस कॉलेज के पते पर। मतलब ये सब मेरा गतिविधियां नहीं रुकी किसी भी हालत में। और फिर शादी के बाद, जैसे मैंने बताया, मैंने इधर चली गई, उधर, फिर तो इधर ही एक वक्त यह आकाशवाणी खुल गई। तो खुद चल के वहां गिरीश चतुर्वेदी जी टैक्स थे, तो मेरे पास आए कि भाई असला, नागर जी की बेटी हो, पता लगा यहाँ हो, तुम क्या कर रही हो, करो कुछ नाटक वाटक करो। मैंने कहा जी बड़ा मुश्किल है, ये लोग पसंद नहीं करेंगे। बोले अच्छा तो लिखो नाटक। मैंने कहा हाँ, वो मैं कोशिश करती हूँ। फिर से पूरे 11 साल बाद मैंने कलम उठाई और नाटक दिया। आकर उसका नाम भी याद है मुझे, टोना। वो लिखा तो थोड़े और खुलते चले गए हिम्मत। 69 में लोकेन जी भी वहां थे। फिर मैं नाटक, मतलब वॉइस भी होगी, ड्रामा वॉइस, नाटक लिखने भी लगी। करते करते चल रहा था। 71 आ गया। 71 में मैं एमए कर इसलिए कर रही थी कि मुझे पीएचडी करनी है। एमबीबीएस तो मुझे करना नहीं दिया। अब मैं डॉक्टर तो लगाऊंगी, जिद मेरा हठ योग कि मुझे डॉक्टरेट तो मैं लगाऊंगी, मैं तो मैं पीएचडी करूंगी। तो अब एमए करने चली गई कॉलेज में। अशोक चक्रवर्ती जी मेरे सहपाठी थे, बहुत छोटे थे मुझसे। तो एमए किया मैंने। और एमए के फाइनल के कुछ महीने बाकी थे। अब ये पुरी साहब ने आके कहा कि तुम फॉर्म भरो। मैंने कहा बहुत टाला, बहुत टाला। और बोले, घर वाले कुछ राजी नहीं थे, जवाब नहीं देते थे। बहरहाल फॉर्म भरा। 3 दिन के ऑडिशन बाद पुरी साहब ने कहा तैयार रहना कल का, अभी तक कोई आवाज आई नहीं है, और टोकरा लेके आना। यही, और मैं भगवान से हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रही हूँ, मुझे फील कर देना, मुझे फील कर देना, यहाँ घर में तूफान आ जाएगा। वो तूफान दूसरी तरह का आना था कि मैं चुन ली गई और आकाशवाणी मथुरा से उद्घोषिका के रूप में मेरा काम शुरू। उन दिनों पाकिस्तान वॉर की वजह से वहाँ जो एक रहता था ब्लैकआउट का समय था, तो मुझे शुरू में बेस घबराहट होती थी ना, लोकिन जी वही थे। और तो उन्होंने मुझे सिखाया कैसे फीडर ऑन करना है, कैसे कंसोल पर बैठना है। उन्होंने जो किया मैं भूलूंगी नहीं। इसके बाद तो फिर अपने मन की चीज मिल गई, गाड़ी चल निकली। लिखना, पढ़ना, अभिनय करना, कोई ताकत रोक नहीं सकी। और रेडियो में ये एक आवाज आनी आ गई। मेरी आवाज नहीं आ रही आपके पास? नहीं, आपकी आ रही है। ये कान अच्छा। वाला निकल जाता है मेरा, इसके लिए। ओहो। हाँ जी। तो ये जो रेडियो में आने के बाद, जो मैंने वहां आकाशवाणी मथुरा में कहने को तनख्वाह मुझे मिलती थी उद्घोषक की, लेकिन चूंकि काम करने का बहुत शौक था, बिल्कुल खाली नहीं बैठती। उसका फायदा हमारे अफसरों ने उठाया। ड्रामा सेक्शन देख लो, वो भी कराओ। मुझे तो मजा, मैं गाड़ी में करूंगी। बहुत काम किया, खूब एंजॉय किया मैंने। और मैं साथ साथ ये जरूर कहूंगी, एंजॉय नहीं किया ये जो 10 वर्ष, और भी कई कारणों से मथुरा जैसे शहर में ये जो 10 वर्ष हैं, मुझे लगता है जितनी पहले मेरे साथ एक उदासीनता का वक्त मैंने जिया, ये काम भी नहीं, ये काम भी नहीं, बहुत भरपूर। मैंने नाट रंगमंच का अपना स्वास्थ्य के रंगमंच खोला,
मैं धर्मियों को साप्ताहिक हिंदुस्तान का दम्बनी सारका में छपने लगी। मेरी पीएचडी सिर्फ 1.5 साल में मैंने लिख डाली पूरी, और डॉक्टरेट लगा ली 2 साल में। तो इसी बीच ये सब करते हो तो अंदर एक पागलपन, बिल्कुल में जुनून था। फिर ऐसे टेढ़े काम मैंने लिए जो आम लोग कतराएंगे उससे। जैसे एक प्रोग्राम मैंने शुरू किया, मैंने मतलब मैं बिल्कुल, मेरे एसडी बड़े खुश रहते थे। ये जनपद दर्पण, क्योंकि उस समय मथुरा स्टेशन 6 डिस्ट्रिक्ट थी, आगरा में नहीं था स्टेशन। जी। अलीगढ़, भरतपुर, मैनपुरी, एटा और हम्म। ये सारे नीरज जी आते थे, सोम ठाकुर हम्म। आगरा से, जगह जगह से लोग आते थे। इधर रविंद्र जैन जी अलीगढ़ में थे, उनकी भी पहले, वो कहते थे मेरा पहला इंटरव्यू अश्लाना का ने लिया था। सच में वो अपने 2 कैसेट लेकर आए थे। बहरहाल बड़ा मजा आ रहा था। और जी। इसलिए मैं ये कहूंगी, वो जो 10 वर्ष थे मेरे, वो मेरी पाठशाला थी। वहां मैंने समय का अनुशासन सीखा, वहां मैंने साफ जबान सीखी, नुक्ते कहाँ लगाने कहाँ नहीं लगाने। वहां मैंने धड़ाधड़ लिखना सीखा कि रेडियो कैसे लिखा जाता है, और साहित्य तो लिख ही रही थी मैं। ओबीस के बड़े एक आध में जरूर, हालांकि बहुत हैं, क्योंकि बड़ी कठिन उसमें होता था। एक प्रोडक्शन असिस्टेंट दे देते थे, और इतना बड़ा सो नहीं जाता था, और मुझे गाड़ी मिल जाती। तो कई जगह, लेकिन मैं हारती नहीं थी, कोशिश पूरी करती थी मैं काम को पूरा करूं। जैसे एक बार मैं आगरा में कोठों पर पहुंच गई, उनसे बात करना चाहती थी, तो उन्होंने बहुत मेरे पे चिल्लाई, तुम हमारा मजाक बनाने आई हो तो हाथ जोड़ी में करनी, मैं भी औरत हूँ आपकी तरह। तो फिर मैंने बनाया, इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा। एक बार बड़ा मजा आया। अलीगढ़ के पास एक गुलाबों की खेती का पूरा खेत है, वहां मैं विशेष रूप से गई। और जब टाइम आया बात करने का, तो तार टूट गया उसका, और मैं तो बड़ी परेशान। मैंने हिम्मत नहीं खोई, एक गांव वाले से चाकू मंगवाया, उसे रेड आउट किया, और मैं कहा लगाओ लगाओ, कुछ करते हैं, जुड़ गए। लेके ही निकली। ऐसी बहुत सी प्यारी बातें हैं। तो किस कहाँ सीखा? आकाशवाणी। तो मेरे अ, गुरु, पाठशाला, मैं हमेशा कहूंगी आकाशवाणी मथुरा, क्योंकि विविध भारती रही 3 साल में। लेकिन ये छोटा स्टेशन था, छोटा स्टेशन होने के कारण हम काम भी कर लेते, नाटक भी बना लेते थे, लिख भी लेते थे, बोल भी। हवा महल हमारे यहाँ नहीं जाता था। मैंने एएसडी से कहा, सर हमारे यहाँ से हवा महल क्यों नहीं जाता? बोला कौन लिखेगा? मैं कहा जी लिखवा लूंगी मैं। अच्छा करो। मुझे बड़ी फ्रीडम दे रखी, तो मैंने पहले खुद लिखा, फिर सबको राइटर बना दिया। तो सब इतना नाराज कि खुद भी चैन से नहीं बैठती, हमें भी नहीं बैठने देती। पर मैंने किया, और जिस दिन नाम आया कि मथुरा केंद्र की प्रस्तुति में, इतनी खुशी हुई, तो मैं एंजॉय करती थी काम करने को। तो मैं आभारी रहूंगी आकाशवाणी मथुरा की। उसके बाद तो फिर आपका बड़ी एक फिर एक अलग कहानी है, जो कि ये मैं सब आपको बता, फिल्मों फिल्मों का जो बीच में आ गया। शायद आप प्रश्न कुछ करना चाहें? आप प्रश्न करना चाहेंगे कि मैं बोलती जी, रहूं? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं बिल्कुल चाहूँगा। आपने मुझे बताया था ना कि आप फिर विविध भारती बम्बई, तो अगर जी बताएँ कि विविध भारती बम्बई कैसे पहुँची और उसके बाद आप जी। चोपड़ा साहब तक, बी आर चोपड़ा तक कैसे पहुँची? जो आपने ये जो आपने लिखी, निकाह लिखी और फिर बहुत सारी फ़िल्में लिखी, बागबान लिखी आपने। देखिए, ऐसा मेरा, मैंने कभी सोचा, हालांकि बचपन से फिल्मों से, मेरे बाबूजी तो ने लिखा, मेरे चाचा जी थे, बहुत नामी सिनेमाटोग्राफर थे, वहाँ सब था, लेकिन कभी सोचा नहीं था मैंने। मैंने कहा अब तो शादी हो गई, अभी क्या है, अभी खत्म हो गया। तो बॉम्बे लेकिन घर था, बाबूजी वाला घर में चाची वाची रहती थी, जाती रहती थी, धर्मियों में मुल मिला करती थी, सबसे मिलना जुलना अच्छा लगता था। तो एक दिन भारती जी से मिलके आई। तो फिर एक वहां जैसे फिल्म फेयर है, वैसे हिंदी की पत्रिका थी, फिल्मी पत्रिका, माधुरी। तो वहां विनोद तिवारी जी अभी भी हैं बम्बई में। उन्होंने कहा मुझसे, अर्शला एक कहानी लिखो, फिल्मी कहानी। मैंने कहा फिल्मी कहानी कैसे लिखूं, तो आती नहीं। बोले नहीं, मैं एक
साहित्य मंथन एक खोला है अपना, उसमें उसमें जो कहानी अच्छी लगे शायद किसी प्रोड्यूसर को तो बनाएगा। मैंने कहा लेकिन फिल्मी कहानी होती कैसे? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, इंटरवल पर जो लोग बाहर निकल के जाते हैं वो अंदर आ जाए, और क्लाइमेक्स में लोग बाहर निकले और तो लगे वहां क्या चीज लेकर जा रहे हैं अपने से। आ गई छुट्टी खत्म फिर। लेकिन ये मेरा, जैसे कि मैंने आपको कहा, मैं हठयोगी हूँ, तो मैंने कहा फिल्मी कहानी लिखनी है, माधुरी को भेजनी है। अब कहानी कैसे लाऊं? तो मुझे एक न्यूज छोटी सी पढ़ने को मिली एक पत्रिका में, जो आज भी चलती है हिंदी में। तो उसमें ये लिखा था कुछ संजय खान साहब और जीनत अमान के बारे में। तो उनका एक निकाह हो चुका है, फिर तलाक हो चुका है, अब फिर से निकाह करने की हलाला की रस्म से। मुझे पढ़ तो लिया पर समझ में नहीं आया कुछ। फिर अपने हमारे तबला वादक थे बाबू खान साहब, उनसे मैंने समझा। मैंने कहा खान साहब ये क्या होता है? उन्होंने बड़े डिटेल में समझाया कि बेटा ऐसा होता है, कई बार जल्दबाजी में, कई बार नशे में, कई बार गुस्से में 3 बार बोल दिया जाता है तलाक। तो मैंने कहा तो क्या हुआ, बोल दिया जाता है तो जरूरी? बोला नहीं, हो गया। मैंने कहा फिर? बोले कि कुछ नहीं, हो गया तलाक। तो मैंने कहा खत्म? तो बोले फिर कई कभी कभी ऐसा भी होता है कि मर्द को लगता है यार गलती हो गई, वापस बुला ले, बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। तो मैंने कहा तो बुला ले, उसमें क्या हो गया? बोले नहीं, इतना आसान नहीं है। आप उसको, जो औरत को छोड़ा है, उसका किसी और से निकाह करवाना पड़ता है, उसके बाद बीवी की तरह उसके साथ संबंध जोड़ना पड़ता है, उसके बाद वो तलाक देता है, तब फिर पहला वाला फिर से निकाह करेगा। मैं तो, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं मजहब वजहब न हिंदू न मुसलमान न कुछ नहीं, औरत। तो ये क्या तमाशा है कि औरत को इधर से उधर फेंके जा रहे हो, उसे इस्तेमाल कर रहे हो? ये क्या तमाशा है? सिर्फ यही ध्यान में रखते हुए मैंने कहानी लिखी। फिल्म का तब तक मुझे कोई अता पता नहीं था, सिर्फ ये था कि मैं माधुरी में भेजूंगी। तो उसका नाम तोहफा रखा था, और माधुरी में मैंने भेज दी। तो विनोद जी ने कहा कैसला तुमने बड़ी जल्दी लिख दी, अप्रैल में ही लिख दी। मैंने कहा हाँ। बोले अक्टूबर में छापूंगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने देखो, मैंने जैसे बताया कि नाटक वाटक करती थी, 1 घंटे का रेडियो प्ले लिखा और बन गया, ब्रॉडकास्ट हो गया। उस बीच में मेरा फिर एक चक्कर, अगस्त में, याद है मुझे, अगस्त महीने, अगस्त 80 की बात है। तो मैं विनोद जी से मिली। विनोद जी बोले ये बात कर रहा है ऐसा, तुम आ गई तो बड़ा अच्छा किया तुम भी एस चोपड़ा जी को इंटरव्यू कर लो। अरे मैंने कहा मैं कहा, वो मैं नहीं जाती, बात बात करना नहीं आता मुझे। बोले नहीं देखो, बहुत पढ़े लिखे इंसान है, डबल एमए किया हुआ उन्होंने, और राइटर्स की बहुत इज्जत करते हैं। मैं फोन करके टाइम लेता हूँ, तुम वीसीआर आने वाले हैं, तो ये चोपड़ा साहब इंसाफ का तराजू तो बन ही रही है, और ये 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटे की वीडियो फिल्में बना रहे हैं। बस इस बारे में बात करनी है। मेरी तो जान निकली हुई, और मैं तो वैसे ही इतना खुल के नहीं बोलती थी। लेकिन ठीक है, बड़ी सिटपटाती हुई। तो पापा इतने पंक्चुअल आदमी, तो मुझे याद आते हैं बाबूजी। बाबूजी और पापा, हम सब एक जैसे। तो पापा ठीक 2 बजे, रवि का रूम, कुकी कहते थे हम, मेरे छोटे भाई, कुकी के रूम में आ पापा गए। मतलब बी आर चोपड़ा साहब? मतलब उनका रवि चोपड़ा, जिन्होंने नहीं नहीं, बागबान डायरेक्ट की थी। पापा पापा मेरे, आप यस, पापा रवि मेरे चोपड़ा साहब, दिया साहब, बी आर दिया चोपड़ा साहब। साहब। रवि तो छोटा भाई था मेरा, उनका बेटा था, वो मेरा भाई बन गया। और चोपड़ा जी मेरे हमेशा के लिए पापा बन गए, क्योंकि वो बताऊंगी धीरे धीरे कैसे। तो वो उनसे बात खत्म हो गई, छोटी सी बात। तो फिर भी पता नहीं कहाँ से ये होना था। मैं बहुत ही शाही थी, मैं बात खुल के नहीं कर पाती थी, आज जितना कर लेती हूँ। तो बड़ी हिम्मत करके मैंने पूछा कि सर आप ये जो छोटी छोटी कहानियां बना रहे हैं, ये कहाँ से आती हैं आपके पास? बोले कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास तो सारे बड़े राइटर्स बैठे हुए हैं, 8-10, कहीं ना कहीं से मिल जाती है। मैंने झिझकते हुए कहा जी मेरे पास रेडियो प्ले एक इस समय पड़ा हुआ है। बोले दे जाइए। हिंदी में है? मैंने कहा जी। बोले वैसे तो मुझे दिक्कत होती है, उर्दू और इंग्लिश में पढ़ता हूँ,
लेकिन आप छोड़ जाइए और परसों फोन कर लीजिएगा। उनको दे दिया रेडियो के लिए। अब अगला दिन निकल गया, मैं चाची के घर में ठहरी हूँ। थर्ड डे आ गया जब उन्होंने कहा था फोन करो। बार बार लैंडलाइन फोन उठाऊं, जैसी घंटी जाए मैं काट, मैं करी पड़ी हुई होगी, मैं काहे को फोन लगा रही, नहीं लगाया। अब उसके उसी दिन मैंने कहा नहीं, मैंने तो वहां वहां मैंने कहा अब कल तो मथुरा जाना ही है। तो हमारे एक कॉमन फ्रेंड थी, मीना कुमारी जी की छोटी बहन थी, महमूद साहब की एक्स वाइफ मधु आपा। तो वो उनके जो हस्बैंड थे किशोर शर्मा, बहुत बड़े बैरिस्टर, मीना जी के लॉयर थे वो। तो वो हमारा पारिवारिक संबंध था उनसे, आना जाना खाना पीना। मैं कहा चलो कल तो जाना ही मथुरा, लोग आज मिलाती हूँ उनके यहाँ। तो वहां अंदर थी, मधु आपा बोली अंदर सीटिंग चल रही है, और बी आर चोपड़ा नाम सुनते हैं, मैं भागने के चक्कर में मैंने कहा मैं चल रही हूँ, मुझे काम याद आ गया। बोले ऐसे कैसे, किशोर नाराज होगा, खाना खा के जाना। ये जान निकली हुई, पूछेंगे फोन क्यों नहीं किया। और हुआ ये, उस समय वो अंदर का सीन जो बाद में पता लगा, वो बड़े परेशान। वहां थे पंडित नरेंद्र शर्मा, जिन्होंने मुझे झांसी की रानी कहते थे, गोद में खिलाया, वो लोग सब थे अंदर। तो वहां वो चोपड़ा सा बड़े परेशान, कि एक लड़की देगी, इतनी अच्छी कहानी देगी है, मेरी वाइफ को भी बड़े पसंद आई, मैं सीरियसली इस पर फिल्म बनाना चाहता हूँ, और फोन ही नहीं करती, मैं जानता नहीं कौन है। तो पंडित जी हंसे, कहने लगे कि उसने कुछ बताया नहीं कौन है। बोले नहीं। तो बाबूजी का नाम दिया कि वो अमृतलाल नागर सिंह बेटी। अरे, बोले मैं तो लखनऊ गया था टैक्स भी कराने उनके घर। बोले मुझे शौक है कि राइटर्स से मिलता हूँ, उनकी बड़ी सुंदर सी पत्नी है, मिठाई लेकर आई थी। बहरहाल ये बातें खत्म हुई, दरवाजा खुला, मैं तो जान निकल गई, सामने से चौंक गए देख के मुझे। आप यहाँ, मैं तो बोलती बंद। बोला इधर आइए। गई, मैंने उनके पाँव छुए। बोले कि आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया। चुप रह गई मैं। फिर बोले कि मैं इस पर वीडियो फिल्म नहीं बनाऊंगा, फीचर फिल्म बनाऊंगा, और आप ही लिखेंगी। मैंने कहा जी मुझे नहीं आता फिल्म लिखना। तो कहने लगे ये प्ले आपने लिखा है। मैंने कहा जी। बोले तो आप ही लिखेंगी। उनके पैर छीले, मैंने मोटे मोटे आंसू बहने लगे कि सोचा ही नहीं था फिल्म से भी। ऑफिस ले गए, 1100 रुपये साइनिंग अमाउंट मिला। फिर मैं आ गई वापिस। अब आ गई तो अब तो ये कैसे जाऊंगी, अगर ये तो राइटिंग का काम तो वहीं बैठना के, सिटिंग्स रोज होती है, मिलना रोज होता है, ऐसा थोड़ी कि लिख के दे दो तो छप जाएगा। तो मैं परेशान, थोड़ी कोशिश शुरू की, किसी के कान में जू तक नहीं रहेंगी। अब मार्च में, जनवरी मार्च से पापा की लेटर आने लगी कि तैयार रह जाना तू ये। करते करते फिर अब मैं घबरा गई। मैंने उनको एक एप्लीकेशन दी कि जी ऐसे ऐसी बात है, मैं मुझे ट्रांसफर बॉम्बे कर दीजिए। बोले कोई सवाल ही नहीं होता, नहीं छोड़ेंगे आपको। तो मैंने पहली जीवन में, क्योंकि बाबूजी ने अपने बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं बताया था कि मेरे बच्चे हैं, धर्मवीर भारती कहानी छाप दो, वही मेरे साथ मैंने अपने बच्चों को कि नहीं अपने आप जगह बनाओ। तो लेकिन एक बार मैंने फायदा उठाया, एक बार और अंतिम बार। तो मैंने कहा मैं क्या करूं, ये तो मैं वहां नहीं जाऊंगी और कुछ होगा नहीं, तो छोड़ नहीं रहे। तो मैं दिल्ली आई। जी। उस समय श्री चंद्रधर शर्मा भिक्कू जी लेखक थे, कवि थे वो घर, वो गिरजा कुमार माथुर जी, ये सब उस समय निर्देशक है, आते रहते थे घर पे। बड़े खुश हुआ, रहे चिल्ला कैसे आई तुम, क्या। मुझे रोना आ गया कस की। बस बताया ऐसे ऐसे बात है, मैं समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, पिक्चर तो निकल जाएगी। तो नहीं निकलेगी, 15 दिन में तुझे भेज दूंगा बॉम्बे। और वाह। यही हुआ। 15 डेज में उन्होंने सीधे भारती भेज दिया। बल्कि ज्वाइन उसी दिन करना था मुझे। तो मुझे याद है, एक फ्रिज बेच के मैंने 3000 रुपये लिए थे, मेरे पास पैसे नहीं थे। फ्रिज बेचा अपना, 3000 रुपये मेरे पास थे। एक सूटकेस था और एक होल्डर था पूरा, और कपड़े निचड़े फिसड़े बिल्कुल। वो ही सामान लेके सीधी वेद भारती गई और ज्वाइनिंग रिपोर्ट की। और इस तरह मैं वहां की उद्घोषिका बन गई। जी। और अभी 11 महीने ही हुए थे उद्घोषिका बने। राइटिंग, हाँ राइटिंग का बाद में बताऊंगी। तो 11 ही महीने हुए थे कि यहाँ से मैंने मथुरा में
रहते हुए यूपीएससी से पैक्स का इंटरव्यू किया, लेकिन मैं भूल गई थी, फिल्म के चक्कर में भूल गई थी क्या हुआ। तो जी वहां जी। रिजल्ट आया कि पैक्स। अब तो मैं, बाबूजी तो बड़े खुश, अब मैं डर गई, उनका बहुत टाइम देना पड़ेगा, यहीं बैठी रहूंगी काम भी। लेकिन है क्या, और मैंने प्रॉमिस किया कि अब मैं पैक्स बन गई हूँ, मैं जब तक काम करूंगी पूरे 8 घंटे बैठूंगी और कोई भी प्रोग्राम रिपीट नहीं करूंगी, जबकि बहुत प्रोग्राम रिपीट होते थे। तो मैंने ये कहा रिपीट नहीं होंगी, और फिर वाकई में मैं जब तक ये बात मानती हूँ, जो जिम्मेदारी है पूरे मन से करो। जी अब लगभग 3 वर्ष होने को आए, तो मैंने एक दिन मन में सोचा कि अच्छा, तो यहाँ तो क्यों आई थी, तो वहां तो नौकरी तो वहां भी कर रही थी ना, वो यहाँ जी। कर रही है तो क्यों आई थी यहाँ, घर बार सब छोड़ के, कुछ कोशिश तो करो। तो हम्म, मैंने फिल्म डायरेक्टरी में सोचा, उंगली रखती रही कहाँ जाएगी, तो वो जे ओम प्रकाशी के नाम पर गई, जो कि अच्छा। बहुत लंबी फहरिस्त है उनकी हिट फिल्मों की। हम्म, तो हम्म, मैंने उनको फोन लगाया, फोन भी कहाँ, मतलब ऑफिस से ही लगाया। गोल्ड लाइब्रेरी में एक फोन होता था, हमारे घर ही नहीं था, तो फोन कहाँ से आता। तो हम्म, मैंने कहा जी आयो, तो उन्होंने पूछा कौन बोल, मैंने कहा मैं अशला नगर बोल रही हूँ। बोले निकाह वाली अशला नगर में, कहा जी आपके हम्म, दर्शन कब होंगे, मैंने कहा जी आप जब कहें। हम्म, तो वो तो हो गया था, लेकिन ये लोग जब वहां उनको मेरी कहानी पसंद, आधी ही सुनी, बोले मैं बनाऊंगा। आखिर क्यों, हम्म, आखिर क्यों के लिए हुआ। अब बड़ी मुश्किल से, जब छुट्टी ये भी नहीं दे रहे, कैसे लिखूं, फिर मैंने कहा छोड़ो यार। चोपड़ा जी ये मुझसे कहते रहे, देख नौकरी मत छोड़ना, बाबूजी लखनऊ से चिट्ठी भेज रहे हैं, नौकरी मत छोड़ना, ना तेरे पास घर है ना पैसा है, कुछ नहीं है, जिम्मेदारियां हैं घर की, बच्चों की। हम्म, मैंने कहा बाबूजी कुछ बड़ा करने के लिए रिस्क तो लेनी पड़ेगी। कुमुद भाई नहीं आया डर की वजह से, कभी वो बहुत बढ़िया डायरेक्टर, छोड़ जी दिए, मैंने हिम्मत दिखाई। मैंने कहा कुछ, मैंने कहा मैं वहीं सीमित नहीं रहना चाहती। दूसरे रेडियो से कितने लोग निकल झूठ बोल बोल के जाते हैं, वॉइसिंग भी करते हैं, मैं कहा झूठ भी नहीं बोलूंगी। तो फिर एक झटके में मैंने रिजाइन कर दिया, और फिर फ्रीलांस राइटर बनी गई, और क्या बात शुरुआत हुई आखिर क्यों। तकलीफें तो उसका मैं बात कोई नहीं करूंगी, क्योंकि मैं बातें अच्छी करती हूँ, सफलता की बातें करती हूँ। सफल होने के लिए कष्ट तो जीवन में आते ही हैं। है जी। तो इस तरह ये फिल्मों में मेरा आना हुआ। और जहां तक लेखन की बात है, फिल्म लेखन तो चल ही रहा था, और आने लगी निकाह। निकाह जब पूरी हो गई, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊंगी। निकाह शूटिंग के पहले एक बात बता रही, पूरी हो गई तो चोपड़ा साहब को महाभारत लिखी थी ना उन्होंने, राही साहब ने, बहुत बढ़िया राइटर, जी बहुत जी। बढ़िया राइटर। जी। तो उनको का असला, उनको राही साहब को सुना पूरी script। कोई गलती, टेक्निकल मिस्टेक ना होगी उनके, ठीक। रवि भी थे वहां पर, पापा के बेटे। तो सुन हम्म, के बड़े खुश हुए, बोले असला ने, बीबी कहते थे मुझे, बीबी ने कहा बहुत अच्छी लिखी है, लेकिन चोपड़ा साहब एक ही डाउट है मुझे, हम्म, कि इसने दूसरे शौहर के पास भेज दिया ये फिल्म को, जबकि पहला प्यार, पहला शौहर, पहला कभी भूल नहीं पाता इंसान। चोपड़ा जी का क्या था वो, अगर उन्हें कंफ्यूज कर दो घबरा जाते थे, बहुत बुरी हम्म, तरह। अब वो उठ के हम्म, चले गए वो राही साहब, अभी तो बिल्कुल परेशान, ऐसा है क्या कर रहे हैं राही साहब के। वहां मैं पहली बार, फिल्म खत्म भी ली, पहली बार रुकी, और मैंने कहा नहीं पापा, ये चेंज अब नहीं होगा। मैंने कहा जो आप ही, मैंने कहा मैं भी औरत हूं, उस औरत को अगर, जो कभी नहीं मिला पहले शौहर के यहाँ, तलाक तक मिल गया उसे, और दूसरे शौहर ने उसको प्यार दिया, मोहब्बत दी, वक्त दिया, सब कुछ दे दिया, तो वो क्यों जाएगी पहले के यहाँ। तो मेरे साथ उस समय साथ दिया बागबान के जो डायरेक्टर बाद में आए, मेरे छोटे भाई जैसे, रवि चोपड़ा ने, कि वाह। पापा बिल्कुल रसला जी ठीक कह रही हैं। उन्होंने 1 और 1 11 हो गए हम लोग, और हमारी जीत हो गई, और वही क्लाइमेक्स रहा। और बड़ा मजेदार बात है, बाद मुझे, मैं तो उतनी, मैं वहीं फंसी हूँ अभी विविध भारती में। जी। मैं तो विविध भारती, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। बाद में पापा ने जब शूटिंग वूटिंग जब हो गई, बोले तुझे पता है 34 केसेस आए हैं।
34 केसेस आए इस कहानी के ऊपर। मैं तुझे अच्छा। नहीं बताता था। हाँ, कि मतलब ये हमारे मजहब की वजह से। और बड़ी मजेदार बात है, एक बात की बात नहीं है, बात याद है, बड़ी जरूरी बात है वो। जी। जब फिल्म के पोस्टर्स का पहले हल्ला बहुत हो गया था, हम्म, कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट था, हम्म, तो जो मुस्लिम एरिया वहां का है, वहां पोस्टर्स लगे हैं, और पहले दिन 100% ऑडियंस गई। अगले दिन से 3 दिन ऑडियंस आधी हो गई। हम्म। और मैं भी भारती में थी। कई बार तो पता लगा पापा पास में रिकॉर्डिंग के लिए आए हैं, ताड़देव में। मैंने कहा चलो पापा के पास ही। वहां देखा तो हसन कमल और राही साहब, पापा ये लोग उसको बहुत टेंशन में। तो क्या हुआ? बोले ऐसे चोपड़ा जी बोले पोस्टर लगा दिए। तो राही साहब बहुत हसन कमल दोनों ने कहा बिल्कुल मैं परेशान हूँ। आपको लगता है आपने कोई गलत कहा है? आपने मजहब के खिलाफ कुछ कहा है? असला बताओ कुछ गलत ले। मन कर नहीं, कुछ गलत नहीं बनाया, हमने हम्म। बिल्कुल नहीं किसी मजहब के लिए गलत कहा। तो चोपड़ा जी से कहा कि चोपड़ा साहब, आज रात को ही मैं जो मुल्ला मौलवी हैं जिनको खास खास है, उनको बुलाता हूँ, स्पेशल स्क्रीनिंग रखिए, उनका पूछते हैं क्या कह रहे हैं। उसी रात स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई, और क्लीन फिल्म थी वो। क्लीन उन्होंने चिट दे दी, फतवे लिख के दे दिए। और फिर राही साहब ने कहा कि यही जो फतवे लिखे हुए हैं, ये पोस्टर आप उसी पर चिपका दी। और हाँ, यही किया गया। और साहब, फिर तो वो 75 हफ्ते तो उतरी नहीं है फिल्म, डायमंड क्या जुबली। बात है, बल्कि एक मेरा क्या बात मेरा भती वो बड़ा प्यारा मेरा बच्चा था एक, वो कहता लखनऊ में गई थी। बोले दीदी आप है। हम्म, चलिए जरा, जहाँ लगी हुई थी फिल्म। वो कहती पापा हम्म, टाइम नहीं। तो 1 मिनट हम्म, चलेगी, 1 मिनट की। बोले हम्म, ये मुझे, तो वहाँ मैनेजर से कहा कि हमें एक टिकट चाहिए। बोले नहीं, हाउसफुल है, ये देखो, ये आई हुई है, रोज गांव से आती हैं, और आज भी गिड़गिड़ा रही हैं, हम इनको नहीं दे पा रहे। मैं तो हम्म। बड़ी खुश हूँ, मैंने कहा वाह वाह वाह, खबर मिल गई। इस तरह पहली फिल्म ने आशीर्वाद दिया लोगों ने, और वाह वाह इज्जत वाह, दी। मुझे फिल्म फेयर अवार्ड दिलवाया पहली पिक्चर ने। क्या और बात है। सलीम भाई का एक बहुत प्यारा मुझे, सलीम भाई को और जावेद साहब को शक्ति का मिला जी। था। सलीम भाई जी। ने बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी इंसान है। उनका हम्म, असला अवार्ड तो हमें बहुत मिले हैं, लेकिन हम्म, तुम्हें पहली फिल्म में मिल गया। तो अपना एक बात याद रखना, तुम्हें लोग दबाएंगे कि औरत है, ये है वो है, तुम्हें काम तुम्हारा आता है करना। रुकना हम्म। मत, अपनी चीज कीमत क्या लेना। बात है, हालांकि मैं बहुत ले खूब। नहीं पाई, मुझे पता ही नहीं था कितना होता है, क्या लेना चाहिए। बहरहाल, खुशी की बात ये रही, और निकाह भी चल गई। निकाह को 82 में रिलीज हुई है, डेट भी याद है मुझे, 23 सितंबर 82। वाह। तो हाँ, वो तारीख याद है मुझे। अब उसके बाद अब 82, 83, 83 रेडियो में काम करती रही, और मैं बेचैन हो गई। 84 आ गया, तब मैंने फिर हम्म, ये छोड़ा काम। जी। 84 में मैंने पूरी तरह से छोड़ दिया रेडियो। अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े हैं। नासिरा शर्मा जुड़ी हुई हैं, और शमी कारा तो हैं ही टोरंटो से, और भी बहुत सारे लोग हैं। ये वैनम्स जुड़ी हैं एम्स्टर्डम से, और निधि मेहरोत्रा बसु जुड़ी हुई हैं। बहुत सारे लोग जुड़े हैं, और अजीत गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये ह्यूस्टन से हैं। ये हमारे परम मित्र हैं, और सब इस प्रोग्राम को नाम सभी का इन्होंने ही दिया स्वागत है। है। जी। स्वागत है। स्टार्स विद नीरज शर्मा, ये नाम अजीत भाई का दिया हुआ है। इस वक्त ये ह्यूस्टन में है, और ये लिख रहे हैं कि आपकी हर सोच, आपकी हर सोच सोच नहीं, एक फलसफा है। ये अजीत भाई आपके लिए लिख रहे हैं। और शुक्रिया। उदय सिंग्राम, ये सिंगर हैं। ये मेरे प्रोग्राम में, हमारे प्रोग्राम में गाने के लिए आएंगे बहुत जल्दी। दूसरा प्रोग्राम रिदम बाय नीरज है। ये एम्स्टर्डम से हैं। ये कह रहे हैं नमस्ते जी सभी जी। को। और रश्मि मुदगल जिंगरान है जमशेदपुर से, ये आपको प्रणाम कर रही हैं। और सविता शर्मा आशीर्वाद। नागर जी, 2 वर्ष में 3 उपन्यास भी, मैं बिल्कुल उपन्यास पे आऊंगा और उपन्यास की बात करूंगा निश्चित रूप से। लेकिन अभी तो मैं फिल्म की बात करना चाहता हूं। माँ की हर फिल्म ने समाज को दिशा दी है। अच्छा, मुझे
माँ, आपने बताया था कि सलमा आगा यहाँ सिंगर बनने के लिए आई थी, हम्म। लेकिन वो जो क्या इंसिडेंट हो रहा था, बहुत दिलचस्प इंसिडेंट है, जरूर बताइए आप उसके बारे में। दिलचस्प ये है कि मेरी स्क्रिप्ट लगभग पूरी हो गई थी, तो मुझे जो कि हम्म। पहली फिल्म थी, तो मैं ये कि कौन हीरो है कौन हीरोइन, और एक और जिसे रिकॉर्ड है उसका कि फ्लॉप फिल्मों में सबसे बड़ा माना जाता है, वो भी मुस्लिम सोशल, इस विषय पर लेकिन अलग, दीदार यार, जीतू जी की फिल्म थी वो। तो वो भी, तो मैं बड़े बड़े जीतू जी, रेखा, पता मैं घबराऊं, मैंने कहा पापा ये सब इतनी बड़ी फिल्म बन रही है, हमारी तो छोटी सी है, हम सब नए नए हैं। तो बोले तो क्या हुआ, चलना है तो उनको हाथी की चाल, हम चींटी की चाल चलेंगे, डरने की जरूरत, देखा जाएगा जो होगा। तो इस तरह सलमा का, तो मैंने कहा आप किसको लेंगे हीरो, मुझे एक ही कोई बड़ा बढ़िया है। बोले अभी सोचा नहीं है, देख मैं अंगूठी बनाकर उंगलियों का इंतजार नहीं करता, मैं नहीं, मैं उंगली का इंतजार नहीं करता, मैं अंगूठी बना लेता हूँ अपनी, फिर देखता हूँ किसके हाथ में आएगी, तो पूरी कर लेता हूँ तब देखता हूँ। तो सलमा आगा जो लंदन में, पाकिस्तान की है लेकिन लंदन में रहती थी, तो आई थी इंडिया प्लेबैक सिंगर बनने। तो धर्म चोपड़ा जी अब नहीं है, चोपड़ा जी के छोटे भाई, वो कैमरा मैन थे, तो उनके पीछे पड़ गई, मुझे मिलवा दीजिए मिलवा दीजिए, सिंगर बनना है प्लेबैक सिंगर। तो पापा और मैं हम लोग बात कर रहे थे स्क्रिप्ट पर ही काम, धर्म जी लेकर आए, बड़ी सिंपल सी थी, बहुत खूबसूरत थी बहुत, उस समय 20 साल की थी वो। उसने जो सलाम किया, देखिए हथेली, हथेली को टच करके, इसको हैदराबादी सलाम कहा जाता है। उसने जो किया है सलाम, वो बात उस समय तो चोपड़ा जी दिखाते नहीं है, क्या है ठीक है, बोला जी बैठिए, बोला जी मुझे हम तो आए हैं, हम सिंगर बनने के लिए, प्लेबैक सिंगर। बोले ठीक है, अगर कोई जरूरत होगी तो जरूर आपको बताएंगे। बात खत्म हो गई, वो चली गई। जो चली गई, मुझसे बोले तुझे नीलोफर लगती है ना, मतलब उसका नाम इसमें नीलोफर था, तुझे जी। नीलोफर जैसी लगती है ना। मैंने कहा सादगी भी वही है, खूबसूरती भी वही है, लगती तो है। इस तरह सलमा आ गई और फिर आ गई तो उसके बाद थोड़ी गलती उसने की, इतनी बड़ी हिट के बाद लोगों ने, बहुत लोगों ने साइन किया, पर सीरियस नहीं रही, कभी एंगेजमेंट कर ले कभी कुछ कर ले, एक आध फिल्म आई भी पर वो ठीक नहीं थी, पर बहुत खूबसूरत थी लड़की, नहीं, उसमें वो जो कोई शक सिंगर कैसे, उन गाने कैसे गाए उन्होंने, क्योंकि वो तो हीरोइन बन गई थी, आपने मुझे बताया था नहीं। किस्सा। हाँ वो ये है कि आशा जी, इनके रवि साहब की, बरसों से आशा जी गाने गाती थी, तो उन्होंने जी। ट्यून जो है आशा जी के हिसाब से, जैसा ऊंचा वो गा सकती है वो गाई। और उस समय में ये था पापा के यहाँ विशेष रूप से कि म्यूजिक सिटिंग है, तो 3 गाड़ियों में भर के हम सबको लेके पलटन जा रही है, सबके पूछते थे कैसा है कैसा है कैसा है। तो अब जब गए तो सलमा का था, सलमा को पता लगा कि आशा जी गाएंगी मेरे लिए, बुरी हालत उसकी, रो रो के आंखें बिल्कुल लाल हो गई। तो ये बात हसन कमाल जी जाते रहते थे घर पर, उनको पता लगा, तो मुझे बताया, मैंने पापा को बताया, मैंने कहा सलमा की तो बहुत बुरी हालत है, रोई जा रही है, मैं तो प्लेबैक सिंगर बनने आई थी, उल्टा पता लगा आशा जी मेरा प्लेबैक दे रही है। अब रवि साहब से पापा ने कहा, तो बोलिए रवि क्यों साहब, क्यों, आप मेरे कैरियर बहुत वक्त के बाद तो फिल्म मिल गए, अब आप इसमें वो शमशाद बेगम जैसी आवाजें नाक वाली, उसको लेके मेरा और कैरियर चौपट हो जाएगा, और ट्यून्स भी मैं आशा के हिसाब से बना चुका हूँ। तो साहब बोले रवि तुम जो भी है चेंज करो, अब जो भी हो, चले ना चले, पर मैं उस लड़के की बददुआ नहीं लूंगा। वाह, क्या बात है। ये वाह। नहीं हूं, मैं बता रही हूँ ना, मेरा वाकई हम्म। में सौभाग्य कि मैं, मुझे मिले पापा, उनसे मुझे बहुत फायदे हुए। एक तो मेहनत बहुत करवाते थे, बार बार लिखना, हम्म। और कहते ये थे कि तू गलत लिखेगी तो बी आर चोपड़ा जैसा लिखा, असला नगर जैसा लिख, इस तरह लिखा उन्होंने, बहुत बढ़िया। तो वो मेरा
सौभाग्य कि मुझे पापा मिल गए पहली फिल्म में। और फिर बेटी की तरह उनके घर में कभी ऑफिस में कुछ भी लिखती रही बाहर में। वो मेरा अंत तक, बागबान का आपने नाम लिया, मैं एक बात और बताऊं। 81 में मैं मुंबई पहुंच के लिखना शुरू कर दिया था, क्योंकि भारती जी भी जी जाती थी। तो जी। उस समय वो एक कुछ आधे पेज का, एक फाइल में आधा पेज का कॉन्सेप्ट था, एकदम ले आए। वो कहने लगे देख, मैं मतलब ये 81 में मुझसे कह रहे हैं, मैं 14 साल पहले जाने कौन से कंट्री गया था, 14 साल पहले, 81 की पहले। और वहां मेरे होटल के सामने ही ओल्ड होम था। तो वहां मैं देखता था वैसे उदास लोग बैठे हुए हैं। तो मुझे कहीं मन में लगा ये सबको बूढ़ा होना होता है, मैं कोई फिल्म सीनियर सिटीजन पर जरूर बनाऊंगा। तो ये मैंने अपने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, अगर तुम्हें ठीक लगता हो, लेकिन करो इसको, जब टाइम आएगा तुमसे ही लिखवाऊंगा। ये बातें 81 की, वो फटी सीढ़ी अभी तक मेरे पास पड़ी हुई है। 81 हो गया, निकल गया टाइम, वो फिर महाभारत वगैरह में लग गए। 93 में तो मैंने एक 93 में बुलाया मुझे कि ऐसे ऐसे असलाब लिखो जी। फर्स्ट ड्राफ्ट लिखा मैंने, फर्स्ट ड्राफ्ट लिखा, उनको सुना दिया, बोले ठीक है अभी तो सुना नहीं है, दिलीप साहब को, यूसुफ को सुनाना है। और इधर कादर भाई आए, ये परीक्षा सुनने, वो घर आके सुनने लगे। अब क्या हुआ कि दिलीप, मतलब कि लिखते तो बार बार उसको, शुरू में दिलीप साहब ने कहा कि भाई स्क्रिप्ट तो अच्छी है, लेकिन कहा इसमें क्या करूंगा मैं, मैं तो हीरो हूं इस फिल्म का, हीरोइन कौन है आज मेरे पास, अकेली राखी थी शक्ति तक, उसने काम छोड़ दिया है। ये बात सही कहो, सही बात थी। तो इस वहां रुक गया मामला। इधर जब कुछ बातें आज कादर भाई नहीं है, मैं जरूर कहूंगी, कादर भाई बंगले परी कोठी परी चुपड़ा साहब की सुनी, बोले बहुत अच्छी लिखी है तूने स्क्रिप्ट। बाहर निकले हम साथ साथ, बोला देख इसका क्लाइमेक्स संभाल ले तू। मैं कहा अभी तो जो जैसे पुरानी है भाई, इतना ही कहा, कुछ नहीं कहा, ना बन रही थी ना कुछ हो रहा था, पर ये बात मैं भूली नहीं कि कादर भाई कह रहे हैं क्लाइमेक्स संभाल लेना। वो क्लाइमेक्स ये था, चोपड़ा जी जो सिंपल सा, कि वो अ, दुखी होके फादर और वाइफ दोनों अपने घर आ जाते हैं। फिर लड़के आते हैं, डांटते हैं, चिल्लाते हैं। तो माता पिता कहते हैं कि हमसे आधी रोटी खा के जी लेंगे, हम नहीं आएंगे। वहां था, लेकिन उसने, अब मैं आगे बढ़ूंगी। उसके बाद तो 93 में अब दिल्ली साहब ने मना कह दिया। अब 96 में फिर उनको चढ़ा। मैं बता रही हूँ, वो कहते थे मैं मर नहीं पाऊंगा जो अगर बागबान नहीं बनाई मैंने, पता नहीं क्या उनकी मोहब्बत थी। तो 96 में ये सारी रोमांटिक फिल्में आ रही थी, लाइन से कयामत ये आई, और दिलवाले दुल्हनिया। तो बोले कि असला फिर बुलाया मुझे। तो मैंने कहा कि, बोले कि देख ये सारा का सारा घर, रेनू मेरी बीवी, सब मना कर रहे हैं, नहीं बनाने दे रहे, मैं मर जाऊंगा बिना बनाए। मैंने कहा पापा अभी मत बनाइए, इस समय बड़ा रोमांटिक फिल्मों का दौर है, सही कह रहे हैं सब। अब उन यंग लोगों के बीच में बुढ़ों का कहानी कौन देखेगा। बहुत गुस्सा करने लगे मेरे पर, लेकिन फिर रुक गया। अब आ गया सब 2001। तो मैं अपने राइटर एसोसिएशन में वाइस प्रेसिडेंट थी, तो मीटिंग मीटिंग चल रही थी। हसन कमाल भाई आए, कहने लगे तुम्हें पता है पापा की, उनकी चोपड़ा जी की तबीयत जैसे खराब है। मैं घबरा गई थी, वहीं से मीटिंग से उठी, बुके बुके लिया और घर पर पहुंच गई। रेनू ने दूर से ही देख, रेनू कौन, रवि चोपड़ा की भाई, बहुत मुझसे छोटी सी भाभी है मेरी, आज भी मैं वही मानती हूँ। बोले अस्ला जी, बोले अस्ला जी, आज मैं ऊपर वाले से कुछ भी मांग लेती, वो बात पूरी हो जाती। आपको मैं कल से याद कर रही हूँ, पापा को एक रट लग गई है, बागवान बागवान बागवान, तो आप तो बहुत बिजी हो गई हैं। मैंने कहा देख रेनू, बिजी हूं मैं, हफ्ते में एक दिन तो पापा को सुना बैठ ही सकती हूँ उनके साथ। बोले सच्ची, मैंने कहा बड़े खुश हो गए, बीमारी हमारी दर्द वर्द सब गायब हो जाता था बागवान।
अब रवि, बात तो रवि से करनी, मुझे मालूम था अभी ये शूट नहीं कर पाएंगे, शूट नहीं कर पाएंगे, मुझे मालूम था। तो रवि कुछ शूटिंग कर रहे थे फिल्म सिटी में, तो रेनू लेके गई, स्मृति उसमें काम कर रही थी रामायण सीरियल में, वहां मुलाकात पहली बार हुई। तो रवि से बात की, रवि बोले कैसला जी, वो पहला वाला जो ड्राफ्ट है, मुझे तो आइडिया नहीं क्या लिखा था आपने, वो सुनते हैं। अब देखिए कितने कितने चैलेंज आते हैं। मेरे पास थी नहीं फाइल, मैंने दे दी थी उनको। अब वो रेनू के असला जी कहाँ मिलेगी, मैंने कहा भाई मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा बस एक चीज याद है, पैरेट ग्रीन कलर की फाइल थी। तो वो उस जनाब ने, उस लड़की ने ढूंढ के निकाली फर्स्ट ड्राफ्ट। तो मैंने कहा फिर हम लोग बैठे जहाँ बैठ के सुनते थे घर पे, मैंने कहा रवि जी फर्स्ट ड्राफ्ट है, कोई चेंज नहीं किया, जो पापा की तो कहानी थी। तो बोले, सुन के बोले बनानी चाहिए, अगर अमित ने हाँ कह दी तो बनाऊंगा, अगर अमित ने नहीं की तो नहीं बनाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, तो आपने इतनी बात की तो मैं भी एक बात कहूंगी। ये वही पुरानी कॉन्सेप्ट है जो पापा ने सिखा था, लेकिन आज 20 साल हम लोग आगे, तो मुझे इसको अपडेट करना पड़ेगा। बोले आप करिए, कोई कुछ नहीं, आपको जो जी मन करे। फिर मैंने कहा, मतलब अमित जी ने फौरन कह दिया, ब्रीफ में कुछ सुना, अमित जी ने कह दिया, तो इधर मैं लिखती रही, रोज बैठना करना, सिटिंग बहुत होती है। तो इसमें मेरा ये था कि मैं अमित जी को वैसा एक गुर्बत से लड़ता हुआ आदमी नहीं, कुछ ऐसा बना दूं कि जो लालची बेटे हैं वो थोड़ा थोड़ा उनको लगे यार हमारा बाप तो बड़ा रीस हो गया, लेकिन अनजाने में फाइल भूल गए वो, बागबान की अपनी लाइफ की फाइल भूल गए। तो खैर लिखना विखना शुरू हो गया, साथ के साथ रेडी भी हो गया सेकंड ड्राफ्ट। अब हीरोइन कौन आए, तो माधुरी बहुत कहती थी, हालांकि पास शादी हो गई थी उसकी। तो हमने कहा छोटी बहुत है अमित जी के साथ, फिर भी उसने सुनी, घर पर हम गए, उन्होंने कहा मैं करूंगी। 2 दिन बाद ही उसने कहा सॉरी, मेरे हस्बैंड ने, नीने साहब ने कहलवाया कि सीधे अमेरिका आ जाओ, हम अपनी प्लान कर रहे हैं बेबी। वो चली, तब्बू आई, तब्बू बहुत रोई, लेकिन तब्बू ने कहा जी मैं दादी उस पोती को निकाल दो, पापा इतना चेंज करने को तैयार नहीं। बोला मैं नहीं करूंगा कुछ। होते होते बड़ी टेंशन, फिर इनका नाम आया ईश्वर के पास से, बहुत प्यारा नाम आया हिमा जी का, उम्र के लिहाज से बहुत अच्छा पेयर था, फिल्म फेयर अवार्ड भी इनको मिला। और फिर जब सब कुछ तय हो गया, तो पापा ने अपने रूम में बुलाया, हिमा देख, ये जो है बड़ी सिंपल कहानी है, लेकिन तुझे इसमें जब काम करेगी भूल जाना कि तू धर्म की बीवी है। सिर्फ याद रखना कि तू, ये जो बलराज बने हैं अमिताभ, तू उनकी बीवी है। ये देखिए कितनी बारीक बात सुनी मैंने। इसके बाद तो फिर स्क्रिप्ट पूरी हो गई, शूटिंग शुरू हो गई। और ये उन्होंने चोपड़ा जी का स्ट्रिक्ट मेरे लिए ये कि अचला मुझे फोन किया, 8:30 बजे रोज पहुंचना, और 8 बजे मुझे रिपोर्ट करना शूटिंग, क्योंकि जैसी तुमने लिखी है मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल ऐसी ही शूट हो। अब क्या करूं, जबरदस्ती, घर के करीबी थी फिल्म सिटी, जाते थे ईश्वर के पास से। रवि बहुत बहुत प्यार से हर चीज पूछ के, जैसे कि एक मैं जगह क्या हो, अमित जी की बहुत अच्छी आदत है, अमित जी फालतू में नहीं दखलंदाजी बिल्कुल नहीं करते, कोई बात समझ में ना आए तो पूछ लेते हैं वो। तो एक बार मुझे एसोसिएशन में मीटिंग थी, नहीं तो वहीं बैठ गए थे। मैं रवि का मतलब रवि जरूरी जाना है मुझे, तो बोले ठीक है, अगला सीन अमित को दे चुका हूँ, जरा पूछ लीजिए आप, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उस सीन में। ये लंच करके चुके थे लोग, सब बैठे बड़े आराम में। फिर कहने लगे, दिया मैंने सीन को, कहने लगे बड़ा छोटा सीन था लेकिन बड़ा ही बहुत इंपॉर्टेंट। ये वो सीन था जहाँ की वो ये कहना चाहते हैं कि अब हम रिटायर हो गए हैं और तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं तुम लोगों की, पहले तो वक्त मिला नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट सीन। और लड़के एक दूसरे का मुंह देखते हैं, वो सीन था। तो ये बड़ा लाइट ले रहा है कि छोटा सीन है। तो कहने लगी एक एक, कभी कभी मन होता है ना, मैंने कहा मिस जैसा अकेले वो बचे डायलॉग बोलने वाले,
तो मैंने लिखा कि बोले बोले कि उसमें डायलॉग ये था कि हाँ बेटा, आप लोग मुझसे कुछ कहना चाह रहे थे। लड़के एक दूसरे को देखते हैं, कहते हैं जी। तो नहीं, हाँ आपके, हाँ कहते हैं हाँ मैं कहना चाहता था। तो अमित जी की लाइन शुरू होती, सबको देखते कहते मुख्तसर सी बात है कि अब हमारा इतने उम्र भागम भाग में नौकरी में निकल के हम रह भी नहीं पाए अपने बच्चों का। अब लगता है हमें अपने बच्चों की। तो अमित जी को लगा कि मुख्तसर जो है, बोले असला जी वैसे तो ये फ्लावरी तो नहीं लग रहा है। मगर जी आप पर छोड़ रही हूँ, हम्म, आप क्या चाहते हैं। बोले चाहते तो हम क्या हैं, लेकिन आप, क्या हम ये कह सकते हैं कि बात तो मामूली सी है। मैंने कहा, नहीं साहब, बात बिल्कुल हम्म, मामूली नहीं है, बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर आपको लगता को वो गलत है तो वो मैं इतना कर सकती हूँ, बात छोटी सी है, मामूली हम्म। तो नहीं है बात। मैं कहा जी जैसा आपको ठीक लगे। चली गई मैं। फिर अगले दिन सुबह आते ही वो दौड़ के गई, मॉनिटर उस गई। मैं कहा वो कल का सीन दिखाओ। वही बोला था उन्होंने जो मैंने लिखा था। क्या बात। और बहुत मजा आया है। और बहुत हम्म, ही मजेदार बातें। चेयर्स जो प्लास्टिक की आती हैं, 5-6 फंसा के बैठते हैं तो उनकी टांगे वहां जाती हैं। और मेरा तो क्या था कि उनके पिताजी, ताऊ जी कहते थे, तो जी। वो भी एक था बात। बागबान में बहुत आनंद आया है। तो अच्छा, मैं इसके बारे आपसे में एक आपको क्या बात, बताना। आपने बीच मुझे में एक बहुत बात फिल्म है, बताई मतलब थी। मैं कुल मिला के लगभग, कुछ रिलीज, एक दो तीन रिलीज भी नहीं हुई। कुछ बहुत, जैसे मंदाकिनी जैसी, गोंदा जैसी स्टार्स का स्टार कास्ट तो है, लेकिन उठी नहीं ढंग से पब्लिसिटी। हम्म, इस तरह बहुत सारे रीजन होते हैं। लेकिन बहुत अच्छे डायरेक्टर प्रोड्यूसर मिले, पापा की शुरुआती, ओम जी मिले, साउथ के विश्वनाथ जी, ईश्वर, वो मिले, हरमेश मल्होत्रा, नगीना निकाह, अमीरी गरीबी, वो मिले। एक हॉलीवुड के डायरेक्टर जगमोहन मुंद्रा, वो मिले। मतलब बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर, साउथ की 2-3 फिल्में लिखी। इस तरह से मेरा पूरा सफर बाइज्जत निकला। बहुत बहुत खूबसूरत बात है। अब आपको अच्छा, कोई प्रश्नों को आपने, करिए। हाँ, मैं आपसे मैंने बात सुनी थी, जब वो उस ऑडिटोरियम में आपका शब्द यात्रा चल रही थी, तो आपने एक बात बताई थी कि पापा जी यानी बी आर चोपड़ा साहब कहते थे किसी भी कहानी के लिए कि कुछ कहानी सुनाए उनको या ले थे, मैसेज क्या है, मैसेज क्या है, मैसेज क्या है। वो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आज के लेखकों के लिए, आज के कहने वालों के लिए। अ, वो जो बात आपने बताई थी ना, मैसेज क्या है, मैसेज क्या है, या कहानी में क्या होना चाहिए, कपोल कल्पित या रियल इंसिडेंट, वो जो आपने बताई थी ना, नहीं वो आज के लिए बहुत जरूरी है। नहीं, मैंने एक तो सबसे पहले घर से जब साहित्य शुरू किया, तो वहां से ये बात शुरू हो गई थी। मेरी जो पहली कहानी बड़ी पत्रिका में छपी, और इतने पत्र आ गए कि मैं तो पागल हो गई, बड़ी खुशी। हम्म, प्रतीक्षा, तो उसमें साहिब साहब की कविता का भी जिक्र, बड़ी खुश। तो बाबूजी ने कहा बेटा बहुत अच्छी लिखी तुमने। पूरी आधे घंटे की कहानी, जिसमें जी। मैं आज घड़ी के काले डायल पर एक कोने पर सुर्ख, वहां संडे लिखा है, यानी कि आज तुम आओगे। जी। तुम्हारे आने की, उसके साथ ही मेरी प्रतीक्षा तुम आओगे, घर में हम्म, कॉफी नहीं है, तुम आओगे, मैं तो ब्लैक चूड़ियां पहनूं, तुम आओगे, करते करते रात होगी। हम्म, अब ठक ठक किया बाहर, चौकीदार ने, मुझे लगा दरवाजा खुला है। दरवाजा बंद करके आई तो देखा घड़ी के डायल में मंडे आ चुका था, यानी कि आज तुम नहीं आए। लेकिन हम्म, उसके साथ ही मेरी अगले हफ्ते की प्रतीक्षा शुरू हो गई। और हम्म, जब मैंने अगरबत्तियों की ओर देखा, वो जली नहीं थी। मुझे लगा सुगंध अंदर ही रहेगी। तो क्या बाबूजी बात, ने पढ़ी, बाबूजी बड़े क्या खुश बात। थे। बोले बेटा हम्म, कहानी तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर कुछ बड़ा कहना हो, बड़ा कहना चाहो, तो समाज से जुड़ के कहो, वो बात अपने आप ही बड़ी हो जाती है। हम्म, तो यही बात पापा कहते थे। उनकी, अब मैंने तो खैर उनकी 3 फिल्में लिखी उनकी बैनर की, लेकिन वो बाकी जितनी भी पिक्चर, मुझसे पहले तो बहुत बड़ी बड़ी फिल्म बना चुकी थी।
धूल का फूल हो, नया दौर है, इंसाफ का तराजू है, साधना हो, वो तो क्या बनाते हुए। जब भी कोई कहानी सुनते थे, व्हाट्स द मैसेज, पहला प्रश्न ही होता था उनका। तो वो एक वक्त की बात थी उनका, हर एक का। और उनके अलावा और भी कई प्रोड्यूसर थे जो मैसेज ढूंढते थे कि पब्लिक निकले, कुछ लेकर जाए। मुझे याद है कि हम उस दौर में जब फिल्म देखते थे तो बाहर आकर में बात करना नहीं अच्छा लगता था, सन्नाटा बिल्कुल। तो वो एक बात थी उस वक्त की। तो इस तरह जब एक अच्छा। बार हाँ जी। बहुत बढ़िया बात आपने बताई थी कि वो क्या मैसेज क्या है, और जिंदगी के जाती तजुर्बात और रियल इंसिडेंट जो जीवन में होते हैं उनसे जुड़ी अगर कहानी हो और कपोल कल्पित ना हो, ये बात आपने उस दिन बताई थी। ये तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मैं वो आपने सॉरी, आप कुछ कह रही थी जी। नहीं, आपके इसी प्रश्न का जवाब दे रही थी जो अभी आपने किया, जी कपोल कल्पित वाली की, उसका उत्तर देना जा रही थी। कोई और जी जी, प्रश्न बोलें। करना हो तो बताएं। नहीं, वो क्या नहीं। था कि बाबूजी को शरद चंद्र चटर्जी ने, जब वो छोटे थे, उनका बार बार जाते थे, मुझे लेखक बनना है, तब उन्होंने कहा था कि तुम जो भी लिखो अपनी कल्पना से ही मत लिखना, उसमें वास्तविकता भी होनी चाहिए। हम्म। तो ये बात थी। अच्छा, मुझे मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, बागवान जो फिल्म है उसका टेक होम, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्या था? अगर आप थोड़ा उसके बारे में बता सके, टेक होम वाली बात क्या थी उस फिल्म के अंदर जो मैसेज, दर्शक देख के जाते, मैसेज क्या था? करेक्ट। देखिए, मैं ये लेके गए दर्शक कि दो तीन बातें हैं, एक बात नहीं है। एक तो साहब हमने जो किया कि कहते सब बूढ़े हो गए, 50 पार किया तो बूढ़े हो गए, उनको रोमांस करने की अब लायक ही नहीं रहे। हमारी हीरोइन 55 की थी कागज पर, और हीरो 60 की थी। बल्कि होली में बहुत मस्ती की इन दोनों ने, गाने में भी है, होली खेले रघबीरा में, लाजावत नहीं 60 साल के हो गए। बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो एक तो ये बात हुई। उसके बाद महिलाओं ने इसको सीरियसली लिया, और बड़े, उनका उम्र हो गई तो क्या हो गया, हम क्यों नहीं श्रद्धा सकते। दूसरी बात, मुझे बड़ी खुशी हुई जानकर कि पंजाब बैंक या पंजाब नेशनल बैंक, थोड़ा भूल रही हूं मैं, उन्होंने एक बागबान स्कीम शुरू की थी बचत की। तो उनको ये लगा कि मैंने इसीलिए उनको पैसा, वो जो फाइल बदल गई थी और उसमें बागबान की कहानी को पब्लिशर ने छाप दी और सब पैसा उगलने लगी। तो उसके बाद लड़के आए दौड़े दौड़े कि हम तो ये है वो है। तो उनका नहीं, कुछ नहीं। एक ही मैसेज था कि वाकई जो बच्चों से दबके रहेंगे आप तो आपके सिर पर चढ़ेंगे। मैंने भी बिल्कुल क्लियर लिखी इस बात को, उसमें कोई वो नहीं है। यही मैसेज था कि अपनी आयु के हिसाब से आप जियो, जो आपको अच्छा लगे वैसे जियो, जो करने का मन हो कर लो। जिंदगी पूरी 60 साल तक आ गई और सबके इशारों पर ऑफिस में नाच रहे हो, वहां नाच रहे हो, अब कर लो अपने मन की। ये बात है बाग। से अब दो बहुत ही दिलचस्प बातें मैं चाहता हूं कि आप हम सबसे साझा करें। देखिए, एक तो नॉवल होता है, मैं तो दोस्तों बता दूं मैं आपको कि माँ का, यानी डॉक्टर अचला नागर का, ये नवीनतम उपन्यास है, देह। और इसे आप जरूर ले पढ़ें, आपको बहुत कुछ इसके अंदर मिलेगा। और देह उपन्यास है ये। उस दिन मैं पुस्तक लेके आया था, ये कार्यक्रम में था, तो आप जरूर इस उपन्यास को पढ़ें, डॉक्टर अचला नागर का। एक आपने नॉवल लिखे हैं, कहानियां लिखी हैं, फिल्मों के स्क्रीन प्ले लिखे हैं, डायलॉग लिखे हैं, आपको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं। तो मैं आपको ये यही जानना चाहता हूं कि नॉवल क्या होता है और स्क्रीन प्ले क्या होता है, जरा सूक्ष्म रूप में अगर आप बताएं तो। देखिए, नॉवेल ऐसे होता है जो हम साहित्य के लिए लिखते हैं, उसमें जी अपनी परवाज है, जहां जाना उड़ के चले जाओ, जी। जो करना है करो, आपसे कोई पूछेगा नहीं। हम्म। स्क्रीन प्ले जो होता है वो फिल्म का होता है। फिल्म खाली मनोरंजन का नहीं है विषय,
वो व्यापार है, वो बिजनेस है, पैसा कमाना ही चाहिए फिल्म को। इसलिए सोच समझ के वो सीन या गाने कहाँ आने या क्या किरदार अब बनाया जाएगा, उस पर सबसे ज्यादा मेहनत स्क्रीन पे पर करनी पड़ती है, और मुझे सबसे ज्यादा आनंद भी स्क्रीन पे लिखने में ही आता है। तो ये बेसिक है कि आप साहित्यिक लेखन आप जो आपके मन में आए कर दीजिए, छप जाएगा। ये फिल्म है तो देखिए बहुत बड़ा एक प्रोड्यूसर का बहुत बड़ी रकम जाती है, तो कोशिश रहती है पूरी यूनिट की कि फिल्म चले तो अगली फिल्म बनाए की बात। बहुत अच्छी बात आपने बताई। और अब मैं एक दिलचस्पी के लिए और थोड़ा वातावरण को और हास्यास्पद तो नहीं कहूंगा, मजेदार बनाने के लिए आपसे पूछूंगा। हास्यास्पद। हास्यास्पद मैंने गलत शब्द का इस्तेमाल कर गया, माफ कीजिएगा। हाँ हाँ उसको हाँ, बिल्कुल कर लिया। मजेदार बनाने हाँ। के लिए आपने हम्म, बताया था कॉलेज में, कॉलेज की शरारतों के हम्म, बारे में आपने मुझे बताया था। बिल्कुल। तो जो कॉलेज शरारतें शरारती हैं, में उनके बारे में बताइए जी। बचपन से ही शरारती थी, पिटाई भी बहुत होती थी, माँ माँ मारती थी बहुत, बहुत हरकतें जी करती थी। जी 6 साल की बच्ची, और हमारा घर समुद्र, मतलब दरिया कहते थे हम लोग। वहां जी मछुआरों की डोंगी बंधी हुई थी 3-4, रस्सी खोल जी। के बैठ के पहुंच गई समुद्र में, हम्म ये देखने के लिए समुद्र कहाँ खत्म होता है। वो तो हम्म मछुआरा गया, ले आया बचा के, फिर पिटाई हम्म होती थी घर में। तो हम्म नौटी तो मैं थी, शरारती। हम्म और ये जो कॉलेज की हरकतें ये थी कि भाई अब मैं क्या कहूँ, अपने जैसी हुई थी ठीक ठाक थी मैं। हम्म तो लड़के अपनी शरारत, हालांकि उस समय में शरारतों का मतलब बस ये होता था कहीं खड़े होकर देख रहे हैं, घूर रहे हैं, या कोई एक कागज पकड़ा दिया, उससे आगे कुछ हम्म नहीं होता था। फिर भी कुछ नाम थे उसमें। हमारे रवीना टंडन के फादर भी थे, जी रवि टंडन जी, वो सीनियर थे हमसे काफी, हम्म इस तरह की थी। और एक तो अलग था, मतलब वो बकवास से एक लड़का था मेरे किसी दूसरे सेक्शन का, मैं साइंस में थी, वो जी पता नहीं क्या दीवारों पर जीरो पीरियड में आके लिख जाता था। तब देखा हम्म तो मुझे, एक बार हो, 2 बार हो, मतलब एक बार बेचारे प्रिंसिपल का यही काम रहेगा कि सफेदी करवाते घूम रहे हैं, मेरा नाम ही लिख जाए बार बार। इसके बाद इतना गुस्सा आया मुझे कि मैंने उस लड़के के नाम के साथ जितनी हो सकती थी मोटे मोटे शब्द लिख डाले। हम्म। ये था, एक तो ये किया। एक बात और की जी कि जो अब लड़के चिढ़ने लगे मुझसे, हम्म बहुत चिढ़ने लगे मुझसे कि हम्म ताने कसते थे आते आते। मैं लिखती थी, शरद भाई भी लिखते थे, कॉलेज हम्म पत्रिका होती थी, साल में 2 आती थी 5 रुपए की। हम्म। तो फिर वो जो जी जी अ, हमने मैं जिस बताया कि ये कुछ शरारती तत्व बहुत परेशान कर रहे थे, तो हम्म मैंने लिखी एक, वो भी देखिए शायद इंटर की बात है, इंटर, हाँ इंटर में। तो वो एक लिखी कहानी, उसका नाम था कंडोलेंस मीटिंग। इन लड़कों को लपेटते हुए बिना नाम लिखे कंडोलेंस मीटिंग के आखिर में क्या हाल होता है इन लोगों का। और लड़कों को समझ में तो आया नहीं किसके लिए लिखी, पर पूरा जी अपना आधा कॉलेज तो नाराज हो ही गया। और प्रिंसिपल साहब को उड़िया से हिंदी आती नहीं थी, तो उन्होंने हम्म सर्कुलेशन बंद करवा दिया। हम्म बंद हो गया तो मैं अंदर, अच्छी उम्र तो छोटी थी, घर जाऊं तो हम्म रोती थी शरद भाई के हम्म, सामने कि क्या कर रहे हैं। कुछ लड़के जी निकल के मुर्दाबाद के नारे लगाते थे मेरा नाम लेकर, फिर घर आके रोती थी मैं। शरद भाई ने कहा डरनी क्या हम, तूने कुछ हम्म गलत लिखा है? मैंने कहा, नहीं। फिर डर मत। हाँ एक दिन मुझे बहुत गुस्सा आ गया, मैं जी ऑफिस में पहुंच गई और प्रिंसिपल साहब से कहा कि सर मैगजीन क्यों नहीं मिल रही है? बोले हम्म नहीं, तुमने क्या लिखा है भाई, लड़के लड़का लोग बोलते हैं उसमें तो कुछ हमारे लिए गलत ही है। मैंने कहा आपको, आपने पढ़ी कि नहीं? बोले नहीं, मैंने नहीं पढ़ी। हम्म मैंने कहा मैं, आप सुनेंगे, 10 मिनट देंगे? ठीक है। सुन ली तो मैंने पूछा आपको इसमें कोई गलत लगा? बोले नहीं। मैं कहा तो मैगजीन दीजिए। मैगजीन लेके यूं करती करती बड़े मजे से बाहर निकली और बैठी सबको दिखाई।
ऐसी हरकतें करती थी। हाँ, डरती बहुत नहीं। अच्छे। अच्छा, अच्छा, बिल्कुल आप डरती नहीं थी, लेकिन मुझे बहुत ही विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि एक बार नागर जी ने वो आपको चपत वपत लगा दिया था। वो तो छोटी बम्बई में थी मैं, अच्छा। बम्बई में थी। और बिल्कुल हमें शुरू से हिदायत थी। अच्छा, जो जितने लोग मुंबई में आते थे वो सब चाचा जी कहलवाते थे। आगरा जी। नानी के घर आए तो मामा जी। हम जो मैं कंफ्यूज हो गई थी, कौन चाचा जी कौन जी। मामा जी। तो हम्म। सबको नमस्ते। जब कोई भी चाचा जी आए उनको नमस्ते करना है, कोई भी आए। हम्म। हम्म। ठीक है, आदत पड़ गई। एक दिन उस समय के बहुत जाने माने फिल्म डायरेक्टर थे महेश कौल जी, जी। तो वो हमेशा नमस्ते करती थी। उस दिन हम्म। पता नहीं क्या भूत चढ़ा हुआ था मुझे, मैंने नहीं की नमस्ते। हम्म। बाबूजी आंख से इशारा कर रहे हैं कि नमस्ते, नहीं किया। कुछ नहीं किया। उसने पहली बार उससे वो चले गए तो पहले तो एक चांटा मारा, हम्म। नमस्ते, हम कह नमस्ते। फिर बाथरूम में भी बंद कर दिया मुझे। लेकिन बस वही एक चांटा पड़ा है उनका, बस वो की चांटा पड़ा है। बहुत अच्छे, तो बहुत अच्छे, क्या बात है साहब, ये बातें ऐसी हैं जो हमेशा याद रहती हैं। अच्छा, मैं आपसे लिख रहे हैं, अजीत गुप्ता लिख रहे हैं, आपके अनुभवों को सुनना ही बहुत बड़ा अनुभव है। अजीत गुप्ता जी लिख रहे हैं। और विनीता शर्मा लिखती हैं, अचला जी, यू आर अ वेरी ग्रेट लेडी। और डॉक्टर सरला मेहता लिखती हैं, ये हमारी आकाशवाणी की कलाकार भी हैं, दिलचस्प बातें बता रही हैं, बताई हैं अचला जी ने। अच्छा, ये निशा निशांत जी हैं, कहती हैं निकाह की कविता सुना सकें तो आग्रह है। कौन सी कविता? निकाह में कौन सी कविता तो, कविता है? उसमें तो वो तो गाने थे आपने आपके। पहले ही लगा दी। गाने हाँ, मैंने कुछ नहीं, पहले लगा दिया निकाह में था। मैंने, आपने मैं औरत हाँ। हूँ लिख तो सुना तो दिया आपने। हाँ, मैंने वही सुना दिया। और दोस्तों, हाँ, और उस एक समय एक जरा। बात बीच में। जी हाँ, जी जी एक जी बात रह जी। गई, एक बात रह गई कि आपको निकाह में रोल भी करना पड़ा। अरे वो तो पूछिए मत, 5 फिल्में होगी इसी चक्कर में। शुरू से अच्छा। कहते थे क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स जो था बड़ा, जहाँ सलमा आगा दोनों हीरो से, बहुत बहुत हम्म। बढ़िया डायलॉग है उसके। तो मैं रिहर्सल करवा दी, चोपड़ा जी बोले तू करवा दे सही में। हम्म। फिर मुझसे कहने लगी तू, सलमा भी सुंदर है, उसकी माँ भी सुंदर होनी चाहिए, तो रोल कर ले। मैं कहा नहीं, मैं रोल करूंगी नहीं। ससुराल में कह के आई हूँ राइटर बनूंगी, क्या कहेंगे वो लोग। बोले कि तू मेरी फिल्म में अगर राइटर एक सीन में कर दे हिट हो जाती है। मैं कहा नहीं पापा, मैं रोल नहीं कर सकती। ठीक है। हम्म। अब जिस दिन वो सीन, सलमा की माँ, उन्होंने किसी को साइन कर लिया। हम्म। सलमा की माँ की पहली बार जिस जरूरत थी, वो भीड़ वाला सीन था। मतलब राज बब्बर से शादी होनी है, हम्म। तो बहुत भीड़ भाड़ थी। लेकिन जिसको आना था, आशा शर्मा थी, वो डबिंग आर्टिस्ट थी, वो जी। पहुंच ही नहीं सके 1.5 घंटे तक। चोपड़ा साहब बैठ कर बहुत गुस्सा हो गए, मुझसे कहा चल कुड़ी तू कपड़ा पा के आ। मेरी हम्म। तो जान निकल गई। मैं कहा जी मैं, क्या पापा पापा करती हो, पापा का कहना नहीं मानोगी। अब मैं चली तो गई वहां से। मैंने कहा हे भगवान, मुझे कपड़े घुसे ही नहीं, टाइट हूँ, ये हूँ वो हूँ। ये कहती कहती मैंने जी। कहा मेरा कितना मजाक उड़ेगा, सब कहेंगे झूठ हम्म। बोल के चली गई एक्ट्रेस बनने के लिए। वहां हम्म। वो पूरा उल्टा ही। लखनवी थी मैं, गरारा शरारा, मुंह में पान और दे दिया। अब जब सेट पर आई तो हल्ला मचा दिया। धर्म चोपड़ा जी बोले चलो क्या मेरे पास 500 रुपये रखो। मैं कहा मेरे पास 50 रुपये नहीं है, 500 कहाँ से कह रहे। इस तरह वो कंटिन्यूटी 8-9 सीन हैदराबाद तक मिल जाती थी। वो हो गया। फिर जो ओम जी की आई फिल्म, एक ही सीन था। बोले अभी क्यों हमारी फिल्म नहीं हिट करवाओगी, तो स्मिता पाटिल की डॉक्टर बन गई। फिर एक फिल्म और आई, इसमें ये रति अग्निहोत्री तना तना वकील बन गई। और फिर एक फिल्म आई, उसमें उसमें मैं बहुत हुई। वो उनके मेरे पारिवारिक मतलब एहसान थे। उनका नाम था शिव कुमार जी, वो हरे कांच की चूड़िया के हीरो भी थे। उनसे मेरे एहसान थे, हमारे बहुत प्रेम था। तो वो एहसान की वजह से मैंने हाँ कह दी। एक फिल्म बनाई, उसमें अरुणा थी हीरोइन। तो बोले लेकिन वो स्टेप मदर का रोल था, और मैं किसी बच्चे को हाथ भी ना मार पाऊं, लेकिन उस लड़की को जिसको मुझे स्टेप मदर बनी हूं,
तो उसके बाद मारने के बाद मैंने उसको इतना चिपकाया देर तक। ऐसे करते एक और फिल्म थी, 5 फिल्में होगी। मैंने बताया मैं नहीं करूंगी, ये चल जाएगी, लकी है, फलांगी मकड़ी। खैर फिर फाइनली बाबुल में रवि बहुत बदमाश था। बागबान के बाद बाबुल हमने बनाई, अमित जी और सलमान जी थे। तो उन्होंने जान के केसला को छेड़ो, वो आ गई 10 दिन आए थे। कृष्णा जी आपके लिए मैं कॉटन की साड़ी लाऊं, अच्छे बॉर्डर वाली। मैंने कहा क्यों, मुझे क्या साड़ी का करना है। बोला हम्म, कि नहीं, वो आप प्रिंसिपल का रोल कर रही है ना। मैंने कहा रवि हम्म, ने भेजा है तुम्हें। हम्म, मैंने कहा मैं अभी बताती हूँ। मैं कहा हम्म, रवि मैं नहीं करूंगी एक्टिंग वैक्टिंग। अरे या तो एक्टिंग हो तो एक, हाँ 5वीं फिल्म वो थी, बड़ा लंबा रोल। तब हम्म, मैं चोपड़ा जी से लिख नहीं रही थी, उसका नाम था तवायफ। हम्म, बड़ी हिट हुई थी वो भी। तो मैंने कहा पापा मुझे आखिर क्यों मिली है, बड़ी मुश्किल से, अब हम्म, आप मुझे एक्टिंग मत करिए। बोले देख, हीरो हीरोइन की जो रूम होते हैं ना, उसके पास एक छोटा रूम तेरे लिए कर, वहां सीन लिख अपने, शॉर्ट होगा तब इस तरह करके 5 फिल्में। तो बहुत फिर नहीं, अच्छे। मैंने कहा नहीं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे अभी निशा निशांत जी ने कहा था कि वो कविता सुनाएं, तो वो जो निकाह के सबसे पहले के कुछ सीक्वेंस है प्रोलोग था, उसका मैं, प्रोलोग था उसका। हाँ प्रोलोग था, प्रोलोग था, तो वो मैं प्रोग्राम के समापन उससे करूंगा, एक बार फिर उसको मैं प्ले करूंगा, आप लोग सुनिएगा और सुनकर देखिएगा, दिल को छू लेता है। अच्छा मैं आपसे अब आखिरी एक सवाल करता हूं जो मैं जानना चाहता हूं। मैं बहुत राइटर्स से मिला हूं, विमल मित्र हैं, मनोज बसु हैं, मृत्युंजय माइती हैं, और एस एल भैरप्पा हैं, श्रीमती आशा पूर्णा देवी हैं। आपसे मुलाकात हुई बहुत लोगों से। तो आशा पूर्णा देवी से जब मैं मिला था, मैंने उनका प्रथम प्रतिश्रुति बनाया था, तो वो बिल्कुल ममतामयी मूरत, उनके साथ मैं बात करता था, वो मेरी बात समझ जाती थी, हालांकि हिंदी नहीं जानती थी वो, लेकिन वो समझ जाती थी, और वो जो बोलती थी मैं समझ जाता था, या उनके बेटे जो थे वो बताते थे मुझे ये क्या कह रही हैं। तो बिल्कुल ममतामयी मूरत। तो आपको देखकर भी मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि ममतामयी मूरत है। उस दिन ऑडिटोरियम में भी मैं आपसे ये सवाल करने वाला था, लेकिन मैंने आज के लिए इसको बचा के रखा। तो ये जो ममतामयी मूरत नजर आती है, इसके पीछे राज क्या है, ये बताएं। इससे पहले कि आपकी बात का जवाब दूं, वो ये है हम्म, कि आपने कहा आशा पूर्णा देवी, ये लोग साहित्यकार है जितने नाम आपने लिए। मैं लेखिका हूँ। आप किसी भी तरह, हाँ माँ की बात अलग है, ममता में माँ हूँ वो शायद लगती होंगी, लेकिन मेरा कोई लेखक का मुकाबला नहीं है। कितने बड़े लेखकों को नाम आपने बोल दिए, प्रणाम करती हूँ सबको मैं। और ममता में माँ की बात है कि मैं सबको बहुत प्यार, जितने मेरे संदीपन और सिद्धार्थ के सैकड़ों दोस्त, सबको पता नहीं क्यों अब बड़े बड़े हीरो बन गए हैं सब। सब माँ, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब माँ कहते हैं मुझे, जितने लोग चाहे माँ कहें। लेकिन एक बात मैं जरूर कह देती हूँ, माँ तब कहना अगर कोई गलती करोगे मैं कान भी उखाड़ूंगी तुम्हारे। अगर ये बर्दाश्त हो तो माँ कहना, नहीं तो माँ मत हाँ जी। कहना। नहीं नहीं, सही बिल्कुल बात है। बिल्कुल। माँ का प्यार और उसकी ममता बड़ी मुश्किल से मिलती है। कान खींचने पड़ जाए या चपत खाना पड़ जाए, वो कुछ नहीं है, कोई मायने नहीं रखता इसके लिए। अब एक अंतिम बात ये आज के कार्यक्रम की, आज की जनरेशन को, चाहे वो राइटर हो चाहे एक्टर हो, आप छोटा सा क्या संदेश देंगी, क्योंकि समय बहुत बदल गया है। देखिए सबसे पहले एक लाइन में मैं क्या कहूंगी, मुझसे आप व्यक्तिगत राय, कि अभी मैं सुनती हूँ, आजकल कंटेंट बन रहे हैं, आजकल कंटेंट बन रहे हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म में ये। मैंने कहा कि इसके पहले गाइड और 100 फिल्मों के नाम गिना दूं, वो क्या बिना कंटेंट की होती थी, घास खोदते थे वो लोग। इतनी गलत सोच हो गई है। दूसरी बात, एक बात और इम्पोर्टेंट बात, मेरा व्यू पॉइंट है कि अगर पुरानी फिल्मों में थोड़ा हीरोइज्म था, हीरो आता था, या लार्जर देन लाइफ, मैं बिल्कुल कह चाहता, जो आपको दिन भर में टीवी पर दिख जाता है, क्या हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, जो रियलिटी तो दिखी जाती है आपको,
वही रियलिटी हम परोस हैं तो कोई खास बात। फिल्मों में तो मेरा अपनी राय हो सकती है। फिल्मों में मैं चाहूंगी हीरो नायक नायक लगे, नायिका नायक लगे, खूबसूरत हो। चोपड़ा जी हमेशा कहते थे कि मैं चाहता हूं कि स्माइल भी करे। बोले हमारे टाइम में हम अपनी हीरोइन को, चाहे मधुबाला हो चाहे कोई हो, कि रोती भी थी तो भी आज की तरह मुंह फाड़ के नहीं रोन देते। इस तरह रात वो ये बातें वाकई में थी पहले, और मैं इन बातों की कायल हूँ। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात कही आपने, और बहुत गहरी बात है ये। उम्मीद है कि सब नए लोग, हमारे जैसे लोग इस बात को समझें और आगे बहुत अच्छा कार्य करें। और आपने जो एक राह बनाई है ना दोस्तों, हमारा सोच और जो आदरणीय माँ ने जो कुछ कहा, ये एक पुल है। इस पुल पे चल के अगर हम जाएं तो निश्चित रूप से सफलता है। और ये फिल्में हम भी बना सकते हैं, हम सीरियल हम भी बना सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं अगर इन पद चिन्हों पर चलकर इस सोच को साकार करने का प्रयत्न करें तो। मैं आपको डॉक्टर सरला मेहता कह रही है, वाकई बहुत खूबसूरत बात कही। और मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं। और मैं सबसे पहले तो एक ये शानू भारती हैं, ये बहुत ही प्यारा बच्चा है। मेरठ में मेरे प्रिय श्री नीरज सर के साथ अनसुने किस्से हम्म। फिल्मी हस्तियों के साथ। थैंक यू शानू, यू आर अ लवली बॉय। बहुत अच्छा लड़का है जी ये शानू, और बड़ी मेहनत से बना है, और ये कार्यक्रम में आए, बहुत अच्छी बात है हम सब लोगों के लिए। तो मैं आपका किस तरह से धन्यवाद करूं, धन्यवाद मैं कैसे करूं, क्योंकि माँ माँ आपको जब माँ कहा। आपने जी क्या बोला आपने, मैं सुन नहीं पाया। आपने माँ कह दिया, उसके आगे अब हाँ, क्या करेंगे? वो तो अल्टीमेट है, उसके बाद क्या है जब माँ बाकी? कह दिया तो तो बस फिर वो तो आशीर्वाद से आप वर्चुअल हैं, बिल्कुल हम बिल्कुल सर पे हाथ रख दें, बिल्कुल। मैं जैसे तो हमारे सभी सभी श्रोताओं लोगों को को। हाँ, 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 श्रोताओं को भी अपने प्यार भरा आशीर्वाद दूंगी मैं। वो जी चाहूंगी बिल्कुल। कि कुछ ना कुछ करते रहो, खाली किसी की जी बुराई भलाई ये सब चीजें हमें मेरे जब हम लोग छोटे छोटे थे, बाबूजी ने हमको 4-5 साल की उम्र से पत्र लिखने शुरू किए, और उन पत्रों में अच्छी बातें बुरी बातें सिखाई। छोटी उम्र से हमें पता था कि क्या करना है। तो अपने बच्चा, जी जब आप लोगों के छोटे बच्चे को निग्लेक्ट मत करिए, उसको लाइटली मत लीजिए, उनसे बात भी करिए कभी कभी। उनको गलत बिल्कुल। कर रहे हो तो उससे डरिए मत। आजकल के पेरेंट्स डरते हैं, हम कैसे कहे बच्चे ये जवाब नहीं, नहीं डरिएंगे, उनको समझाइए, समझेंगे वो, मेरा वाह, विश्वास। क्या बात, बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, जैसे मैंने वादा किया था, इस प्रोग्राम का समापन करने से पहले मैं आपको वो प्रोलॉग जरूर सुनाऊंगा जो निकाह फिल्म में है, जो आदरणीय ने लिखा है, आदरणीय माँ ने लिखा है, डॉक्टर हमारी सरला नागर जी इन्होंने लिखा है, और सॉरी अचला नागर जी इन्होंने लिखा है, माफ कीजिएगा। और इनको मैं माँ कहूँ वो ही काफी है। आप जरूर सुनिएगा। इससे पहले कि मैं आपसे अब हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करता हूं कि फिर कभी सौभाग्य दीजिएगा इस कार्यक्रम में इस प्रकार से आपसे वार्तालाप करने का। और मैं अब तो, कल तो आप जा रही हैं, निश्चित रूप से बंबई आऊंगा और आपको फोन करूंगा और आपके दर्शन करूंगा। दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, अब मैं वो प्रोलॉग सुनाता हूं आपको, दिखाता हूं जो निकाह फिल्म का है। ये देखिए, और उसके बाद आगे आज्ञा दीजिएगा। आपसे नमस्कार लेंगे, नमस्कार करेंगे, आपको आपसे विदा लेंगे। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए और आते रहिए, क्योंकि ये प्रोग्राम आपसे है। आप आते हैं तो प्रोग्राम सज जाता है। लीजिए, पेश है, देखिए। मैं औरत हूँ, औरत, हव्वा की बेटी, आसमान से भेजी गई नूर की वो पाक मुकद्दस बूंद
जो सदियों से इस सरजमीन को सींचती चली आई है। मैं औरत हूं। मैंने ही प्यार के रंग बिरंगे फूल खिलाकर इस दुनिया को जन्नत बनाया। मैंने ही अपनी कोख से मर्द को जन्म दिया। मां बनकर उसे पांव पर चलना सिखाया, तो बहन बनकर उसके बालापन को चुलबुली कहानियां दी। महबूबा बनकर उसकी जिंदगी को रेशमी नगमों में ढाला, तो शरीके हयात बनकर अपनी जवानी के अनमोल मोती लुटाकर उसके रात और दिन सजाए। मैंने ही वक्त पड़ने पर कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर कटीली राहों में दोस्त बनकर उसका साथ दिया। और ये सब करते हुए अपना वजूद खोकर मैं औरत, नूर की वो बूंद मर्द में पूरी की पूरी समा गई। मेरी इस बेमिसाल कुर्बानी की कहानी को हर मजहब ने सुनहरे अल्फाज में लिखा। मुझे अजमत की उन बुलंदियों पर बिठा दिया जहां पहुंचकर इंसान खुदा हो जाता है। लेकिन यह हकीकत नहीं, भरम था। रेगिस्तान में पानी के जजीरे जैसा भरम, जिसके टूटते ही आज सदियां बीत जाने तक हर लम्हा मुझे यही डर सताए रहता है कि ना जाने कब अपनी ऊंचाई से मैं गिरा दी जाऊं, कब किसी कोठे पे ढकेल दी जाऊं, कब जुए में दांव पर लगा दी जाऊं, कब अपनी पाकीज़गी का सबूत देने के लिए मुझे शोलों में झुलसना पड़े, कब मैं जन्मते ही मार डाली जाऊं, कब हवस के मीना बाजार में नीलाम कर दी जाऊं, कब निकाह करके अपनाई जाऊं तो तलाक देकर ठुकराई जाऊं, और कब मेरी इज्जत, मेरी इस्मत का रखवाला मर्द अपने ही हाथों मुझे बेआबरू कर डाले, क्योंकि मैं एक औरत हूं।